सर आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए सर ने डाला दिया है। जी ओके। तो पिछली बार हमने ये देखा था कि रिसर्च का जो स्कोप है वो सब जगह पर है। हर व्यक्ति को रिसर्च किसी न किसी फॉर्म में करना रहता है। हमारा इंटरेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए रिसर्च करना चाहते हैं और कुछ लोग स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इंक्रीज करने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के जब हम बहुत सोच समझकर रिसर्च को टेकअप करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट्स मिलता है इसका। अब ये जो हमारा रिसर्च होता है इसका करने का एक सेट फ्लो रहता है, ठीक है। जो भी रिसर्च प्रपोजल हम तैयार करते हैं, रिसर्च प्रपोजल हुआ या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल हुआ, मास्टर्स डिग्री के लिए हुआ या पीएचडी के लिए हुआ या एमफिल के लिए हुआ या पोस्ट डॉक के लिए, किसी भी चीज के लिए एक सेट प्रोसीजर है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले एक टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है, यानी एक फील्ड ऑफ स्टडी। हमारा फील्ड ऑफ स्टडी सबका क्या है? योगा। योगा, ठीक है। तो हमने एक चीज तो पहले डिसाइड कर ली कि हम लोग काम करेंगे तो योग में करेंगे। अब योगा जो है इट्स एन आर्ट्स एंड अ साइंस एंड इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है। जनरली हम लोग योगा पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं लोगों की। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को बैक में पेन है, किसी को नेक में पेन है। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको करने से पहले और टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बीच में, मतलब टॉपिक हो गया योगा, योगा के बाद हमें एक टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद योग पे बिफोर फॉर्मिंग अ रिसर्च क्वेश्चन हमें शॉर्टलिस्टिंग करनी होती है। योगा क्या, योगा में क्या, जैसे मैंने बताया बैक पेन या नेक पेन, तो योगा कौन सा, योगा में क्या, यही लिखा गया है। वी राइट अबाउट दैट, what yoga, what type of yoga, basically what yoga means, what type of yoga are we talking about। जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं उसके अंदर शुरुआती, हम क्योंकि योग में कर रहे हैं, हमारे टॉपिक में कहीं ना कहीं योगा शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, होलिस्टिक का शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, तो हम ये बताते हैं उसके अंदर कि योग क्या है, योग कहाँ से आया, थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल, थोड़ा सा उसका फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट को हम रखते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन जब हम प्रपोजल दे रहे हैं तो छोटा होता है, लगभग 100 शब्दों का होता है, 200 शब्दों का भी हो सकता है। 4 या 5 पेज में हम अपना रिसर्च प्रपोजल देते हैं। मीन्स व्हाट इज योगा, व्हाट मीन्स व्हाट इज योगा। नंबर 2 आता है व्हाई योगा। व्हाई मीन्स व्हाई योगा इज पॉपुलर, व्हाई योगा वाज propounded, what was yoga before independence, what was yoga before mankind, what was yoga after mankind, what was the history, what people thought। so आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस के पहले आ रहा है what why। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि महर्षि पतंजलि को लगा भी लोग बीमार हैं, लोगों को एक ऐसा तरीका देना चाहिए कि जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वाई क्वेश्चन सबके सामने था, लेकिन करना कैसे है वो नहीं पता था लोगों को। व्हाट योगा है ये किसको पता था? महर्षि पतंजलि को पता था। वाई योगा ये भी महर्षि पतंजलि को पता था कि योगा लोगों की समस्याओं का समाधान कर देगा, बट कैसे? क्योंकि सब लोग संस्कृत नहीं जानते थे, सब लोग लिटरेचर सर्च करना भी जानते नहीं थे, सब लोगों को ये भी नहीं पता था कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसे निकाल कर वो प्रैक्टिस करें और किस फॉर्म में प्रैक्टिस करें।
हाउ। तो जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हम शुरू करते हैं व्हाट इज योगा। ये सबके लिए कॉमन है, कोई भी रिसर्च थीसिस लिखेगा अगर योग में करेगा रिसर्च, तो वो इन 3 प्रश्नों को लेके चलेगा। जैसे हम कहते हैं मेन बॉडी जो है वो हमारे रिसर्च प्रपोजल की, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे हमारी फाइनल सबमिशन थीसिस की सबमिशन हो, उसमें ये तीनों प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। और इंट्रोडक्शन के अंदर योगा का इंट्रोडक्शन, योगा कहाँ से आया, इसकी क्या फिलॉसफी है। अब आप पूछोगे कि सर ये तो सबने लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबने लिखा होगा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हमें बिल्डअप करना है ना कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, लेकिन हम जनरल टू स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। तो हमारी जो लिखने का तरीका है, अक्सर एक तो नॉन प्लेजराइज्ड होना चाहिए, मतलब कहीं से उठाया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ग्रामर में, कुछ ना कुछ कंटेंट में, कुछ ना कुछ थॉट्स में चेंज लाना पड़ेगा, उसे यानी अपने इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट एक कॉमन है, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रिसर्च प्रपोजल हो, चाहे वो आपकी फाइनल थीसिस सबमिशन हो। उसके अंदर आपका रिसर्च क्वेश्चन के आधार पर, आपके टॉपिक के अनुसार, टाइटल के अनुसार जो आपने शॉर्टलिस्ट किया, जैसे आपने पेन, मान लीजिए पेन एक कॉमन चीज है ना योग में मैं पेन पे काम करना चाहता हूँ, तो आपने लिखा योगा क्या होता है, योगा कहाँ से आया, योगा के बारे में आपने इंफॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आप धीरे धीरे जाएंगे कि समाज आज की डेट में पेन से उलझ रहा है, और पेन एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इन्फ्लेमेशन से जोड़ सकते हैं। पेन कहाँ से होता है, इन्फ्लेमेशन से होता है, पेन के कुछ सिम्टम होते हैं। तो फिर हम पेन के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में, डिजीज पे आएंगे। फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि डिजीज कहाँ से शुरू होती है, डिजीज क्यों होती है, किसी पर्टिकुलर वजह से पेन, अगर हेडेक है, अगर बैक पेन है, अगर नी में पेन है, तो उसके पीछे की इटियोलॉजी क्या होती है, पेन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जब भी आप कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं और फिर रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उसके बीच में ये सारी चीजें आपको करनी रहती हैं। तो ये सारी चीजें आप कब कर पाते हैं, जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि योग क्या है, टाइप्स ऑफ योग क्या है, हिस्ट्री क्या है, फिलॉसफी क्या है। फिर आप आते हैं पेन पे। ओके, अगर पेन नहीं लेना चाहते तो एक योगा टीचर क्या ले सकता है, कोई और टॉपिक बताइए। Some mental illness, depression, kind of depression we can take. हाँ, डिप्रेशन ले सकते हैं, Which is very common. लेकिन डिप्रेशन से पहले फिर हमें मेंटल हेल्थ बताना पड़ेगा। हाँ, मेंटल हेल्थ सर। Mental health. मेंटल हेल्थ के बाद हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। योगा बताएंगे, योगा की फिलॉसफी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, मेंटल हेल्थ के ऊपर आएंगे कि योगा का फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके अंदर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंटल हेल्थ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को हो सकती है, जिसमें डिप्रेशन एक प्रकार की समस्या है। तो सारी प्रॉब्लम बता देंगे, माइंड रिलेटेड, माइल्ड कोग्निटिव डिसऑर्डर है, कोग्निशन है, परसेप्शंस होते हैं, मेमोरी होती है, थॉटलेसनेस होता है। तो माइंड के ऊपर जो योग में कहा गया है, माइंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो हम बताएंगे। और फिर धीरे धीरे भूमिका बनाते बनाते हम चले जाएंगे कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिप्रेशन is very important, and this is how I have achieved this मेंटल topic. हेल्थ के साथ साथ जैसे हम माइंडफुलनेस भी ले सकते हैं। हाँ, अब देखिए माइंडफुलनेस इज समथिंग विच इज पॉजिटिव बट वन साइडेड, लेकिन हम माइंडफुलनेस के बारे में बताएंगे जरूर। मेंटल हेल्थ होती है एक्चुअली अबाउट वेरियस काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, सिंड्रोम्स, बहुत सारी चीजें जो है मिलजुल कर एक सिंड्रोम क्रिएट करती हैं। उसको हम डिजीज भी नहीं कह सकते। कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रिवर्सिबल होती हैं, कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इरिवर्सिबल होती हैं। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद हम माइंडफुलनेस को भी बताएंगे, क्योंकि योग है तो माइंडफुलनेस बताना पड़ेगा। फिर हमें होलिस्टिक अप्रोच भी बतानी पड़ेगी। फिर हमें हेल्दी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ के क्या क्या सिम्टम होते हैं वो भी बताने पड़ेंगे।
जो माइल्ड कोग्निटिव डिसऑर्डर है उसके बारे में, व्यक्ति के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे और योग में क्या कहा गया है वो बताना पड़ेगा। फिर हम आएंगे कि इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीजेस होती हैं, सिंड्रोम्स होते हैं। कुछ जो है वो डिटेक्टेबल होती हैं प्रॉब्लम्स, क्योरेबल होती हैं, कुछ अनक्योरेबल होती हैं, ये सब बताना पड़ेगा। फिर हम आएंगे कि मेंटल हेल्थ का संबंध माइंडफुलनेस के साथ भी है। गीतांजलि जी आपने बिल्कुल सही बताया। अब हम आ गए माइंडफुलनेस। जैसे ही शब्द होलिस्टिक का प्रयोग करना शुरू करेंगे हम अपनी टेक्स्ट बॉडी में, माइंडफुलनेस का बात करने लगेंगे, होलिस्टिक अप्रोच की बात करने लगेंगे, माइंड सोल की बात करने लगेंगे, फिर स्पिरिचुअलिटी की भी बात करनी पड़ेगी, तभी वो योग की तरफ जाएगा ना। वरना क्या होगा, अगर आप माइंड की बात करते करते नर्सिंग में की तरफ चले गए, अगर आप बात करते करते ट्रीटमेंट की तरफ चले गए, अगर आप बात करते करते साइकेट्रिस्ट की टर्म्स को यूज करने लगे, जो साइकेट्रिस्ट यूज करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, तो फिर इसका मतलब आप साइकोलॉजी की रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। हमें सारी की सारी ऐसी बातें करनी है जो एक रीडर को ये बताएं कि हम धीरे धीरे अब होलिस्टिक, माइंडफुलनेस, इंक्लूसिविटी, इंटेग्रिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर साइकोलॉजी की रिसर्च होगी तो वो साइकोलॉजी की थ्योरीज बताना शुरू कर देंगे हम उसके अंदर, कि ये थ्योरी ये बताती है, ये थ्योरी ये बताती है। साइकेट्रिस्ट की जाएंगे तो वो डिजीज के बारे में ज्यादा बात करेगा साइकेट्रिस्ट। आप ना तो साइकेट्रिस्ट हैं, ना आप साइकोलॉजिस्ट हैं। हाँ, सोशियोलॉजिस्ट भी जो है वो यही बातें करते हैं, वो उस तरह की थ्योरीज, सोशल थ्योरीज, साइको सोशल रिलेशनशिप्स, उसके बारे में बात करना लगेगा। तो आपको क्या लगता है हम लोगों को क्या बात करनी चाहिए? साइको फिजियोलॉजी की बात करनी चाहिए। किस चीज की? साइकोसोमैटिक डिजीजेस की, सोमैटोसाइकिक प्रॉब्लम्स की। तो हमारा जो फील्ड है वो साइकोलॉजी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। मैं अक्सर ये कहता होता हूं कि 90% ऑफ योगा इज एक्चुअली साइकोलॉजी। मेंटल लेवल की अगर बात करें, माइंड की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें। अगर मैं योगा थेरेपिस्ट हूं, आप तो योगा टीचर हैं, मैं भी योगा टीचर हूं, हम अगर योगा थेरेपिस्ट हैं तो हम बात करेंगे फिर थेरेपी की। तो योगा एज ए थेरेपी, थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट क्या करता है? थेरेपी आ गई तो मतलब क्या हुआ? थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट हुआ। हाँ, योगा थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट हो गया। इसका मतलब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस सर। फिर हम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ मान लीजिए, तो मैं डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की बात करूंगा। और मैं ये बात करूंगा फिर सेरिब्रल पाल्सी की, फिर मैं बात करूंगा न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स की, फिर मैं उसके अंदर अपने लिटरेचर, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि बच्चों को न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, एल्डरली में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर मैं जाऊंगा डिप्रेशन के ऊपर। हो सकता है भाई थेरेपिस्ट डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, साइकेट्रिस्ट भी तो डिप्रेशन की बात कर सकता है ना। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? साइकेट्रिस्ट बेसिकली वो मेडिकेशन ट्रीटमेंट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन ट्रीटमेंट होता है। दे प्रीफर कि लाइक मेडिकेशन ना हो। साइकेट्रिक कंसल्टेशन के साथ साथ उसका मेन पार्ट होता है कि वो मेडिकेशन उसमें ऐड करते हैं। करेक्ट, यस सर। हाँ, इसमें साइकोलॉजिस्ट का मतलब जो माइंड रिलेटेड बातें वो सॉल्यूशन उसमें ढूंढते हैं, और साइकियाट्रिस्ट होता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी को सोचते हुए उसके अनुसार ट्रीटमेंट देते हैं साइकियाट्रिस्ट। हाँ, प्राइमरीली वो उसके ऊपर रिलाय करते हैं। दोनों का आपका आंसर सही है, संगीता जी ने भी सही बोला, देवेंद्रनाथ सर आपने भी सही बोला। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होता है, जैसे मैम ने बताई है, उसमें की पॉइंट क्या था कि वो मेडिकेशन को भी साथ में रखता है हमेशा, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। शुरू में तो वो डायग्नोसिस करेगा और वो ये बोल देगा कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं। जब एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली वो अप्रोच करेंगे तो मेडिसिन तो मस्ट है। हाँ सर, जरूरी नहीं कई बार, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी स्टडी करता है सर, साइकोलॉजिस्ट भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को स्टडी करता है।
लेकिन जो एक्सरे कराया, जैसे मान लीजिए किसी ने एमआरआई का, और एमआरआई में निकला कि इनके जो न्यूरॉन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनके ग्रे मैटर में प्रॉब्लम है या व्हाइट मैटर में प्रॉब्लम है, या किसी तरह का किसी एक्सीडेंट की वजह से मतलब स्पाइन में कोई इशू आ गया है, वो उसको ज्यादा चेक करेगा। और क्या करेगा, शुरू में अगर बहुत ज्यादा साइकेट्रिक इश्यूज हैं उस व्यक्ति को, जैसे ट्रेम्बलिंग होती है या उसको एपिलेप्टिक सीजर्स पड़ रहे हैं इसकी वजह से, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो थेरेपी का काम हो जाता है, फिर वो साइकेट्रिस्ट का काम हो जाता है। वो मेडिकेशन को साथ में देगा ताकि पहले वो इस लेवल पे आ जाए कि उसको किसी तरह की साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दी जा सके। वो साइकेट्रिस्ट का काम Yes, होता sir. है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है। ट्रीटमेंट और साथ साथ चलता रहता है, ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, थोड़ी सी काउंसलिंग भी चलती रहती है, और थोड़ा थोड़ा कई बार तो सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नर्व किसी जगह पे दब रही है उसकी, जैसे सोते समय, तो इसको सोते समय सीजर ज्यादा पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मेमोरी बिल्कुल ही चली गई उसकी, उसको याद ही नहीं है, वो रास्ता ही भूल जा रहा है, जैसे पार्किंसन में उसको ट्रेमलिंग हो गई, अल्जाइमर है, ठीक है, और डिमेंशिया हो गया, और बहुत सीवियर डिमेंशिया हो गया कि घर वालों को भी नहीं पहचान पा रहा है, वो साइकेट्रिक केस हो गया फिर। अब ये बताइए योगा थेरेपिस्ट कहाँ आता है इसके अंदर? योगा थेरेपिस्ट फॉर मेंटल हेल्थ हम लिखते हैं ना अपने आप को कई बार। योगा थेरेपिस्ट कहाँ आता है यहाँ पर? वो क्या कर सकता है? क्या वो ब्लड का सैंपल ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। ब्लड को एनालाइज कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इन्वेजिव टेक्निक्स, साइकेट्रिस्ट तो इंजेक्शन भी दे सकता है, योगा थेरेपिस्ट इंजेक्शन जनरली नहीं देता। योगा थेरेपिस्ट का रोल वहां शुरू होता है जहां पर उसको लगता है कि वो इस लेवल तक इंटरवीन कर सकता है, जैसे किसी चीज का ऑनसेट हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो वैसे हेल्दी होता था लेकिन मोटापे की वजह से वो बेड रिडन हो गया है या उसे चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसका जो काम है, उसका जो एंथुसियाज्म है बॉडी के अंदर, वो बहुत ज्यादा है उसको कि मैं अच्छा योगा टीचर बनूं, मैं लोगों के पास जाऊं, मैं लोगों से मिलूं, मैं ट्रैवल करूं, मैं खूब मन से खाऊं पीऊं। लेकिन क्योंकि वो मन से खा पी नहीं रहा है, लोगों से मिलजुल नहीं रहा है, प्लेन में चढ़ते हुए से दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ते हुए प्रॉब्लम है, तो होता क्या है, ये ना शुरुआत होती है माइल्ड कोग्निटिव डिसऑर्डर्स की, इम्पेयरमेंट की। वहां पर योगा थेरेपिस्ट का और योगा टीचर का ज्यादा रोल आता है। कैसे, क्या करेगा योगा थेरेपिस्ट, योगा टीचर? जैसे फॉर एग्जांपल 2022 में भी कोविड हुआ था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट है, शी इज लाइक टीनेजर 10th के, उनको फीस्ट आने लगे थे बहुत ज्यादा, अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा आते थे। तो उसके लिए बेसिकली वी हैव टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव, और उन्हें सुनना पड़ेगा व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एंड व्हाई। You have to diagnose तो it. ये होगी थेरेपी। थेरेपी में दो तरह की थेरेपी होती है, एक होती है बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम कहते हैं प्राणायाम कराना, आसन, माइंडफुलनेस आसन कराना वगैरह वगैरह, ये हो गया बिहेवियर चेंज कर रहे हैं हम उस व्यक्ति का, यानी उसका लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे क्योंकि आसन के अंदर, सारे आसनों में स्पाइन इन्वॉल्व है, कोई ऐसा आसन है जिसमें हमारी स्पाइन इन्वॉल्व नहीं है? में जो हैंड रोटेशन होता है उसमें कह सकते हैं, लेकिन ये तो क्रिया हो गई मैम, आसन की वो बात करें। क्रिया हो गए ना, आसन तो मेनली आसन में तो स्पाइन ही मेन चीज है सर, सभी Yes. आसन में, ये बात चाहे हमेशा ध्यान पद्मासन हो रखिएगा। तभी हो, चाहे नीरज हो। कई बार लोग ना हमें चैलेंज करते हैं कि अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, स्पाइन तो बड़ी फ्लेक्सिबल वो होती है, स्पाइन का मामला है भैया, स्पाइन का मामला है, न्यूरॉन्स का मामला है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइन बहुत बहुत वाइटल होते हैं, तुम इस पे क्यों रिसर्च कर रहे हो? तो उससे कहना भैया मैं योग में हूं, और योग में सारा काम ही स्पाइन का है, सारा काम ही वर्टिब्रल कॉलम का है। वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन में क्या डिफरेंस होता है? वर्टिकल जो होते हैं वो स्क्वायर शेप होता है, उसके अंदर जो कोड जाती है वो स्पाइन कोड होती है। वर्टिबल लाइक ब्लॉक टाइप होते हैं, उसके अंदर जो आई थिंक जो कोड जाएगी वो स्पाइन होगी। स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम लंबी होती है या स्पाइन लंबी होती है? स्पाइन लंबी होती है सर, Spine. वर्टिब्रल हाँ। उल्टा बोल गए।
इसीलिए सर ने सही बोला था कि एनाटॉमी की नॉलेज, फिजियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम लोग स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम की बात करें। यस सर। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनकी स्पाइन तो फ्लेक्सिबल, जिनकी स्पाइन नहीं कहना चाहिए, वर्टिब्रल कॉलम तो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन उनके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसा संभव है क्या? यस, हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जब आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं ना, हमने टॉपिक क्या सिलेक्ट किया था? डिप्रेशन। डिप्रेशन तो हेल्दी व्यक्ति को भी हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की वर्टिब्रल कॉलम तो बहुत सही थी, वो तो जिम जाता था, लेकिन उसने फिर भी सुसाइड कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। स्पाइन मतलब न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ। जो भी हुआ, उसको जो भी सीजर पड़ा वो ब्रेन में पड़ा ना, उसके जो भी आया वो दिमाग में आया ना। तो न्यूरो जितनी भी बातें हैं न्यूरोलॉजिकल या न्यूरॉन्स की जब बात होती है, जब ब्रेन सेल्स की बात होती है, तो स्पाइन की बात करते हैं। ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम, ब्रेन एंड स्पाइन। सर इसमें ना, सॉरी, इनको कहा गया था, जैसे कि आपने अभी इनका नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत जी का, तो उनका ना अनाहत चक्रा जो है, कम एनर्जी उनकी कम चल रही थी शायद ऐसे, तो वो अपने आप को वो रोक नहीं पाए। लाइक कभी कभार हमारे कोई गलत डिसीजन हो जाती है, अगर हमारा अनाहत चक्रास की एनर्जीज अच्छी है तो हम अपने आप को गलती करते समय भी हम अपने आप को रोक सकते हैं। तो अगर हमारी अनाहत चक्रास भी अगर सही नहीं चल रही होती है, तब हम बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक जोन में रहता था। अनाहत चक्र एक्चुअली इमोशंस को दर्शाता है ना, जो इसका मतलब उसका संबंध हमारे पीनियल ग्लैंड से। सर इमोशन तो थाइमस ग्लैंड ये करते हैं, साथ में पिनियल में हार्ट सेंटर की, अनाहत मतलब हार्ट सेंटर की बात कर रहे हैं ना। हाँ सही कहा, अनाहत मतलब हार्ट सेंटर। हाँ, पीनियल ग्लैंड का मतलब मेलाटोनिन सीक्रेशन, बेसिकली एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। करेक्ट, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र। इसमें एक चीज और है। हाँ जी, जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही मैंने बोला था, आपने ठीक बोला। ठीक है। तो उसकी जो समस्या थी वो क्या थी कि he had some problem with certain thoughts, certain actions of others and his own decisions. तो मैं इसे माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट से जोड़ूंगा और अनाहत चक्र से भी जोड़ूंगा, हार्ट सेंटर से भी जोड़ूंगा। जब मैं चक्र की बात कर रहा हूं तो मुझे चक्रा के बारे में भी बताना है ना, कि जब भी हम चक्रास को बैलेंस करते हैं, वात पित्त कफ की भी बात करेंगे, पंचकोश की भी तब बात होगी। तो अब हम योग की बात कर रहे हैं। अगर कोई साइकेट्रिस्ट होगा या मेडिकल डॉक्टर होगा, वो क्या करेगा? वो इन सब चीजों की बात नहीं करेगा। वो चला जाएगा टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस, टाइप्स ऑफ थेरेपीज। वो बात करेगा टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द पेशेंट्स। वो पेशेंट की बीमारी की, यानी वो डिजीज मॉडल प्रस्तुत करेगा। हमारा मॉडल डिजीज मॉडल नहीं है। हमारा मॉडल कौन सा है? हेल्दी मॉडल है, हेल्दी मॉडल है। जब तक हम एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बताया कि डिप्रेशन के केस में कई बार इंसान इतना मेंटली कमजोर हो जाता है, उसको कुछ उठ के एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, कुछ ऐसे ही होता है। तो मैं उसके साथ एक ट्रीटमेंट और देता हूँ कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, जो कि नर्व्स को रिलैक्स करने वाला। उससे इंसान क्या होता है कि योगा के साथ उसको भी जब अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी अपने आप में वो वापसी करते हैं और तब योगा और अच्छा काम करने लगता है। तो क्या ये भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं जब योगा रिसर्च? बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर। अब ये डिप्रेशन भी कई तरह के होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग होती है, मूड डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर अलग होता है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं। जैसे पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति में डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि एक वायलेंट फैमिली से बच्चा आ रहा है, एक ऐसे परिवार से आ रहा है जहां पर खूब मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा, वहां तो लड़ाई झगड़ा है नहीं ना,
वहां तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह सकते और टीचर भी बच्चे को नहीं मार सकता। तो क्या होगा वहां पे, उस बच्चे को आइसोलेट कर देंगे, सारे बच्चे उसको अलग से छोड़ देंगे कि ये तो वॉलेंट है, तो गाली देता है। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यस अब घर में तो उसको ये किसी तरह की थेरेपी मिल नहीं रही है, ये बच्चा थेरेपेटिक केस हो गया। ध्यान रखिएगा, सही यहाँ है। पर योगा थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसका तो Yes. उसकी अपब्रिंगिंग ही वायलेंट फैमिली में हुई है, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो ऐसी जगह में जा रहा है जहाँ लोग वायलेंट नहीं है। यस सर। ये हमारा पेशेंट हो गया, अब ये हमारा काम हो गया, क्योंकि ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, वो बच्चा कोई दवाई थोड़ी ले रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इट इज अ साइकोसोशल प्रॉब्लम। यस सर। उसको ये समझ ही नहीं है, उसके ब्रेन में ये कभी गया ही नहीं कि कुत्ता उसके घर में शब्द का प्रयोग आराम से हो रहा है, लेकिन जैसे वो बाहर जाएगा और कोई बोलेगा हाँ मैम इसने कुत्ता बोला, तो बोलेगा मैम इसमें क्या है, ये तो हमारे घर में एक दूसरे को बोलते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बात उसके ब्रेन में है ही नहीं। ये हमारा विषय है कि हम उसके व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला थेरेपी दो तरह से, एक होती है बिहेवियर थेरेपी, एक होती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इसके अंदर हमको एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो एक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है उसको रिप्लेस करना रहता है। मतलब ये कि जैसे ही मैंने अपने पड़ोसी को देखा तो मेरे माइंड में गुस्सा, क्रोध, वो कह देते हैं ना शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे तो इसकी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये कहते हैं कि जैसे ही आपके माइंड में ये थॉट आता है, यानी कि हम अपने प्रति यदि सजग हो जाएं, जैसे अभी पवित्रा मैडम ने बोला कि अगर मैं अपने आप को रोक पाया, सुशांत सिंह राजपूत उस समय अपने आप को रोक पाता कि अरे ये थॉट आ गया, एक्चुअली वो ज्ञाता दृष्टा बन ही नहीं पाया। तो जैसे ही हमें योग क्या सिखाता है, मुख्य रूप से योग की हर टेक्निक हमें क्या सिखाती है, ज्ञाता और दृष्टा बनने की क्षमता विकसित करती है। सर एक्सक्यूज मी, ये इंसान ज्ञाता और दृष्टा तब बन सकता है जब उसके ओवरलैपिंग ऑफ थॉट्स ना हो। बहुत सारे थॉट्स अगर ओवरलैप करते हैं तो इंसान तो ज्ञाता दृष्टा तो बन ही नहीं सकता। हाँ, तब उसके उलझने बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उस जगह में काम करना है हमें जहाँ दृष्टा भाव बनाने के लिए उस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमें करना होगा, करना रहता है। करेक्ट। तो हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिला सुशांत सिंह राजपूत को कहीं से, उसने क्या किया, दवाई ले ली और उसने देखा कि नाउ ही इज ओके बाय वर्च्यू ऑफ मेडिसिन। अब ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये सारी की सारी सर एक पर्टिकुलर ना डोज में काम करती है, एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करती हैं और एक समय तक काम करती है। बिल्कुल। अब वो सो गया दवाई लेके, रात को एक डोज और लेनी थी, बिना दवाई लिए सो गया, तो रात में क्या होगा, एक सीजर होगा, फिट्स पड़ेंगे उसको, वो फिर दवाई ले लेगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जब हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ नॉन इन्वेजिव भी देना होता है। जैसे आपने बोला एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम प्रेस करने के लिए बोल देते हैं। हार्ट सेंटर के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको पता होगा हार्ट सेंटर कहाँ होता है। तो क्या होता है, इमीडिएटली बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जिससे वो व्यक्ति बिना दवाई के या दवाई के सपोर्ट में भी साथ भी वो जोन में रहता है। अब अगर एकदम से कोई थॉट आया कि अरे ऐसा हो गया, अगर आप ज्ञाता दृष्टा नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसमें उलझते चले जाएंगे, उलझते फिर आपके बिहेवियर में वो दिखने लगेगा, आपका मुंह सूखने लगेगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन आने लगेगा, आपके हाथ पैर आपके फिजिटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे 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 करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ लोग ये ऐसे 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 करते रहते हैं, फिजिटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि इस समय वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज में उलझ गया। अब ये उलझना नहीं है, जो ज्ञाता दृष्टा होगा ना वो किसी न किसी लेवल पे एकदम से ऐसे होश में आ जाएगा। गाड़ी चलाते हुए जब हमें नींद आती है तो हम ऐसे थप्पड़ मारते हैं ना अपने आप को, कान खींचते हैं थोड़ा सा कि सोना नहीं है, सोना नहीं है। ये जो एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सोने लगा, हल्की सी एक झपकी आई, दूसरी झपकी आई,
तीसरी में वो पूरा सो जाता है और फिर वो नहीं उठ पाता जब तक कि गाड़ी साइड में कहीं लग ना जाए, पलट ना जाए। सेम जब विचार ओवरलैप करते हैं, जब न्यूरॉन्स की फायरिंग हमारी फास्ट के साथ एकदम से स्लो हो जाती है, ये डिप्रेशन की सिचुएशन तब आती है कि व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा बनने की क्षमता रखता ही नहीं है। अगर ये लर्नेड रिस्पॉन्स है, अगर लर्न कर लिया उसने कि मुझे कब ब्रेक लेना है, हम अक्सर पढ़ाते पढ़ाते भी कह देते हैं कि लो बेटा ये लो पकड़ो चबाओ। जो अच्छा ट्यूशन टीचर होता है ना, मेरा ट्यूशन टीचर होता था जब मैं छोटा था, जब मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी ना, दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग से होने लगती थी, तो वो पहचान जाता था। वो मुझे कहता था ओके विक्रम लेट्स टेक अ ब्रेक, लाओ बेटा एक चिप्स लेके आ जाओ। वो छोटा सा वो पकौड़ियां घर में बनी हुई मुझे दे देता था, तो मैं खाने लग जाता, एंड इट यूज्ड टू ब्रेक दैट मोनोटोनी। उसी टाइम पे वो ब्रेक आ जाता था और फिर दोबारा मुझे कहता था चलो अब फिर से पढ़ते हैं। मैं केमिस्ट्री में बहुत वीक था एक्चुअली, मुझे जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो समझ में ही नहीं आते थे कि बैलेंसिंग द इक्वेशन होता है ना, यू अंडरस्टैंड दैट बैलेंसिंग द इक्वेशंस, वो CO2 + H2O = C6H12O3, वो बैलेंस कैसे करते हैं, कितना मॉलिक्यूल ऐड, वो समझ में ही नहीं आता था। फिर मुझे ज्योमेट्री भी समझ में आती थी। ज्योमेट्री में मुझे एंगल्स का पता नहीं लगता था, क्योंकि हमारे टाइम में तो 2 डायमेंशनल होता था। अब आज की डेट में तो आप 3 डायमेंशन से बहुत अच्छे से बता सकते हैं, 5 डायमेंशन में भी दिखा सकते हैं। बच्चों को पता है कि कैसे किस एंगल में किस तरह से होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो होता क्या, जब नहीं समझ में आता ना तो फिर हम क्रैम करते हैं तो हमें जो है वहां नया कंसेप्ट दिखाई देता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कहाँ। सो दीज आर ऑल Yes, sir. सम टेम्परेरी इश्यूज जो कि योगा टीचर के इश्यूज हैं। एंड देयर आर 90% प्रॉब्लम्स विच यू एंड मी कैन क्योर। उसके लिए मेडिकेशन की जरूरत सिर्फ 1% केसेस में पड़ती है, बिगड़े हुए केसेस के अंदर पड़ती है। सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि वो फेमस हो गया, वो पैसा कमाने लगा, तो उसका जो हेल्थ फैक्टर था ना, वो जो है डिटेरियोरेट हो गया। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सुसाइड करने के रास्ते पे चला गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो अपने प्रति कितना इनसेंसिटिव हो गया। तो योग क्या करता है, सबसे पहले इतने जबरदस्त होलिस्टिक अप्रोच है कि वो हर व्यक्ति को अपने प्रति सेंसिटिव बना देता है, उसके थॉट्स के प्रति सेंसिटिव बना देता है और उसको ज्ञाता दृष्टा बना देता है। तो अब ये जो कीवर्ड्स आए वो क्या था, ज्ञाता दृष्टा, थॉट्स, थॉटफुलनेस, माइंडफुलनेस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, कितने सारे वर्ड आ गए आपके पास, आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. हमारे सूत्रों में इसके लिए कुछ लिखा गया है, पवित्रा मैम? पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कुछ लिखा है इसके बारे में? मनोमय कोश के बारे में लिखा है क्या? यदा दृष्टे तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसका मतलब और भी बहुत सारे श्लोक होंगे। जी, पुरुष और प्रकृति, व्यक्ति योग जब अपने आप को, हाँ, जब अपने आप को प्रकृति में स्थित कर लेता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। हाँ, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। स्वरूप का और ज्ञान। इसमें है जो प्राणायाम के ऊपर बताया गया योग दर्शन में ही, कि तत् जब प्राणायाम करते हैं तो इंसान क्या फायदा होते हैं, तत्क्षयते प्रकाश आवरणम। तो इसका मतलब प्राणायाम करने से भी प्रकाश के जो आवरण है, तो दैट मीन्स जो आत्मा के जो आवरण है वो हटने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आने लगती है। हाँ जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने लग जाता है। तो ये जो कीवर्ड आप देख रहे हैं, इन सारी चीजों को आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। डिप्रेशन को आपको मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा। वो बिगड़े हुए केस हैं जहां पर के योगा थेरेपिस्ट अगर इंटरवीन कर भी रहा है ना, तो वो दवाई का भी ध्यान रख रहा है कि वो व्यक्ति कितनी दवाई ले रहा है, कितनी डोज में दवाई ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दवाई से ही एडिक्ट होकर डिप्रेशन का पेशेंट बन गया? ऐसा तो भी यहाँ होता पे मुझे एक क्वेश्चन है। आई हैव पेशेंट कम स्टूडेंट नाउ, शी हैड, वो आई थिंक काफी सालों से दवाई ले रही थी। हाँ, मेरे पास अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही आई है, बट उनका बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी है।
टेनिस एल्बो एंड नेक का प्रॉब्लम है, बहुत सारे अनलिमिटेड। अभी क्या है, उनको फिर से डिप्रेशन शुरू हो गया है। नाउ अच्छा। शी वाज ऑन मेडिकेशन फॉर लास्ट 2 years। नाउ शी इज अफ्रेड कि उसे मेडिकेशन नहीं लेना, फियर आ गया, fear आ गया। मेडिकेशन पे नहीं जाना, और वो इतनी अफ्रेड हो गई क्योंकि उसे उस मेडिकेशन से इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हुए थे। तो वो एक दुविधा में फंस गई। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है नहीं लेनी चाहिए तो नहीं लेनी चाहिए, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसको सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिस इज है। वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस। देखिए, एलोपैथी के मेडिसिन में विथड्रॉल इश्यूज बहुत होते हैं। तो अगर कोई डिप्रेशन पेशेंट रेगुलर 2 साल से मेडिसिन ले रहा है, अचानक वो बंद कर देगा तो लेने का 2 साल से मेडिकेशन पे नहीं है, पहले से ले रहे थे, लास्ट 2 years से मेडिकेशन पे नहीं थे वो। अच्छा, वो पहले ले रहे थे, लास्ट 2 years से मेडिकेशन पे नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से सिम्टम्स आने लगे। 2 years उनका मेडिकेशन बंद है, लेकिन उससे पहले लंबे टाइम से वो मेडिकेशन करते हैं, लेकिन अभी फिर से उन्हें फील होने लगा है। तो इट्स लाइक क्या सिचुएशन हो सकती है उसमें सर? वही मैंने आपसे कहा कि आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया योग द्वारा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ में आपने डिसाइड कर लिया कि मैं काम करूंगी डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है जी, तो आपने रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके अंदर आप क्या स्टडी करेंगे वो डिसाइड कर लिया। अब आपका रिसर्च क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए। इज योगा यूजफुल फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स? This is your research question now. Got it? Just I'm giving you an example. इसके लिए हमें डिप्रेशन की एटियोलॉजी बतानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट कहां से शुरू होकर कहां समाप्त होता है, और डिप्रेशन का कोई सटीक इलाज 100% ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी बताना पड़ेगा। डिप्रेशन देश में हमारे लोगों को कितना ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है कि पुरुषों में ज्यादा होता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम न्यूरॉन से किस तरह से जुड़ा हुआ है, कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पर कि 100% न्यूरॉन्स के माइलिन क्षेत्र डैमेज हो गई है, क्या वहां पॉसिबल है? वो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना पॉसिबल है जिनको रेकरिंग डिप्रेशन के एपिसोड्स होते हैं अक्सर? ये सब हमें बताना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन में। इसमें आप कम से कम 100 पेज भी लिख सकते हैं, आप 50 पेज भी लिख सकते हैं, आप 10 पेज भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ 1 पेज का भी कंप्लीट लिटरेचर बना सकते हैं अपना, बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ वीक पॉइंट क्या है आपके? मेरा वीक पॉइंट क्या है कि मैं डिप्रेशन के बारे में, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानता हूँ, सब कुछ के बारे में जानता हूँ, लेकिन एज ए रिसर्चर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लिनिकल सिम्टम्स को, मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स को मुझे डिप्रेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 3 चीजें जोड़नी पड़ेंगी। कहाँ आई? एक योगा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने से पहले मैंने काम किया, वो क्या किया? अपनी शॉर्टकमिंग्स को अपडेट किया। डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स को कितनी प्रेवलेंट है, कितना % प्रेवलेंट है, जैसे मैंने बताया चाइल्डहुड में भी डिप्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस ही ना होते हैं, फील गुड हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस ही ना होते हैं। क्या पता नींद ना आने की वजह से डिप्रेशन हो रहा हो। बिल्कुल सही। क्या पता अच्छा खाना नहीं खा रहा है बच्चा, उसकी वजह से ना हो रहा हो। क्या पता उसके जो अपने प्रति एम्बिशंस हैं कि मैं PhD करूंगी, मैं बहुत अच्छी योगा टीचर बनूंगी, उसके बाद मैं योगा थेरेपिस्ट भी बनूंगी, फिर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अपने आप से डिमांड्स इतनी ज्यादा क्रिएट कर ली हैं उस बच्चे ने या उस व्यक्ति ने कि उसकी डिमांड्स वो पूरी नहीं हो रही है। पर रोजमर्रा जो है उसका लाइफ इतनी व्यस्त है, वो बंदा बेचारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करता है, उसके पास टाइम ही नहीं है अच्छा योगा थेरेपिस्ट बनने के लिए, उसकी प्रॉब्लम कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे विषय में आती हैं। तो जब मैंने अपनी शॉर्टकमिंग को पूरा किया कुछ विषयों को लेकर, तभी तो मैं डिप्रेशन में आगे जाऊंगा ना। लेकिन डिप्रेशन में जब मैं काम करूंगा तो मैं ट्रीटमेंट पार्ट पे काम नहीं करूंगा, मैं ब्लड सैंपल्स पे काम नहीं करूंगा, मैं सलाइवा से या यूरिन सैंपल से पता करने की कोशिश नहीं करूंगा, ना मैं किसी तरह की दवाई दे सकता हूँ, ना मैं इंजेक्शन दे सकता हूँ। अगर मुझे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देनी है तो सबसे पहले मुझे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लो किसी को ट्रीटमेंट देना डिप्रेशन के पेशेंट को शुरू करते हो और आपको कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में पता ही नहीं है कि कोग्निटिव होता क्या है, तो आप उस पेशेंट को बिगाड़ ज्यादा दोगे। तो ये जो रिसर्च क्वेश्चन के बीच में
हाँ, और टॉपिक के बीच में गैप होता है, इसको फिलअप करने के लिए हमें ये सारी चीजें होमवर्क करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं बन सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी लिमिटेशंस कितनी है, आपके पास टाइम है क्या। पता लगा आप पूरा डिप्रेशन तो पड़ गए, और योगा के बारे में, योगा की थ्योरीज, योगा की भी कुछ फिलॉसफीज होती है ना, उसके भी तो कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनके बारे में आपने बीच में पढ़ा ही नहीं, योग सूत्रों के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं, वेदों के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं। तो जहां भी आपको लगेगा कि मैं पेशेंट्स पे काम करने जा रही हूँ, और वो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स पे काम करना जा रही हूँ, वहां पर एथिक्स भी आते हैं। तो सोच लेना कि आपका कहीं गैप ना हो बीच में किसी नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग को। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि आप एक्सप्लोर करेंगे बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो दो तरह की रिसर्चेज आ गई। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होती है, जनरल फाइंडिंग्स, जनरल चीजों को अंडरस्टैंड करना, अपनी कंपिटेंस को दूर करना, एक्सप्लोर करना अपने लिए भी और दूसरों के लिए, कि मैं कर सकता हूं डिप्रेशन पे काम या नहीं कर सकता हूं, या मैं सीधे सीधे किसी व्यक्ति की एंजाइटी पे, स्ट्रेस पे सीधे सीधे कुछ ऐसे टूल्स ले लूं। हार्ट रेट भी जो है, इट इज एलिवेटेड हार्ट रेट इज ऑल्सो साइकोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर, वो ले सकते हैं। रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि जब हम एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारा रेस्पिरेशन रेट भी चेंज होता है, उसको ले सकते हैं। वो तो फिर वो क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व के भी डिसऑर्डर होते हैं। करेक्ट। तो नर्व न्यूरॉन्स बहुत सेंसिटिव इशू होता है। अगर किसी की मेडिकेशन चल रही है तो वो और खतरनाक पेशेंट हो गया। अगर ईश्वर ना करे कि उस व्यक्ति का कुछ रिसेंटली ट्रॉमा हुआ है, यानी उस व्यक्ति का डाइवोर्स हुआ है, या उस व्यक्ति को, पैरामिलिट्री लोगों में ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत ब्लड बात कहीं देख लिया हो, या उसकी लाइफ, उसकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत वायलेंट है, किसी महिला है बेचारी, वो रोज मार खाती है अपने पति से, और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय पे आपको सारी चीजों का पता ना हो, और वो ट्रीटमेंट करते करते पुलिस वाले कहने लगे, हाँ जी किससे मिलते थे, बोले जी वो योगा मैडम थी, उनसे मिलते थे, वो पुलिस आपको अरेस्ट कर ले, पता नहीं आपने कुछ ना कर दिया हो, या उसका पति इल्जाम लगा दे आपके ऊपर कि ये तो मैडम ने किया है जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो थप्पड़ मारता था, मेरा थप्पड़ खा के रो के सो जाती थी, अब उसने ही किया होगा जो किया होगा। उल्टा भी हो जाता है। इसलिए यू हैव टू फिल अप दोज गैप्स। सर मैं एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ। जी जी। मैंने यहाँ किसी कोई एक आंटी जी है जो 30 साल से दवाई ले रही थी, तो दवाई मतलब उसके शुरुआत, डिप्रेशन के शुरुआत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो एक कमरे से, एक दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह में वो शिफ्ट कर रहे थे अपने नया मकान में। तो वो जब ऑटो में आ रही थी तो एक बड़ा सा, वो साउथ इंडियन लेडी थी, बड़ा सा एक लक्ष्मी जी का फोटो था कांच के बना हुआ, उनके एल्बो लगकर वो टूट जाती है कांच। तो उनको ये वहम हो गया, क्योंकि वो काफी रिलीजियस पर्सन थी, रोज पूजा पाठ करना 1-1.5 घंटे तक रोज पूजा। तो उनको लगा कि लक्ष्मी जी मेरे से नाराज हो गई, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक किराए के मकान था या छोटा मकान था, एक बड़ा मकान ले लिया, तो उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। अब मैंने उस हिसाब से उनको ट्रीट किया और वो ठीक हो गई। 30 साल पुराना दवाई कंप्लीट छूट गया। मतलब कहां से क्या वो कनेक्शन हो जाता है। करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए सर, तो इसमें काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मतलब मेरा ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी सर। काउंसलिंग, विदाउट काउंसलिंग बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट भी कई बार फेल हो जाते हैं सर। सर जैसे हमारे पास एक आते थे एक स्टूडेंट, वो अपनी मदर इन लॉ से बहुत अटैच थे, अभी तो काफी पुराना हो गया। तो घर में वही थे सिर्फ अकेले बहू, तो उनकी जब मदर इन लॉ को सडनली पता लगा 4th स्टेज कैंसर है। तो जब वो 4th स्टेज कैंसर थे तो वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो 6 मंथ वो उनके साथ रहे। तो उनके इतना ज्यादा कैंसर बढ़ गया कि उनके छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगे बॉडी में, और वो उनके सामने वैसे उनकी डेथ हो गई। अब वो कहता है कि उन्हें, उनके घर में किसी को भी छोटी सी बीमारी होती थी तो उन्हें लगता था कि उनको कैंसर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ क्या हुआ, उनको ओवरीज में प्रॉब्लम हो गई और उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा बाद में। उनको बहुत ज्यादा फोबिया हो गया कि नहीं ये कैंसर हो जाएगा। मैं फोबिया पे ही आ रहा था, वो रोने फोबिया लगे। पे ही आ रहा था। ये फोबिया इतना ज्यादा हो गया कि छोटी सी बीमारी को वो
कैंसर तक ले जाते थे, उनको कई साल लगे, नाउ शी इज कंप्लीटली फाइन। ये बहुत पुराना केस है। हाँ, मैं उन्होंने यही कह रहा recover था, कर लिया है। मैं यही आपसे कह रहा था कि हमें अपनी नॉलेज को इसलिए बढ़ाना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के एक पर्टिकुलर डिप्रेशन में जाने का ऑनसेट है या वो डिप्रेशन में पूरी तरह से जा चुका है, ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, हो रहा है, और वो बहुत हैवी मेडिकेशन ले रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बाकी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, जैसे आपने बताया, पानी से फोबिया हो जाना, हाइट से फोबिया हो जाना। ये ना शुरुआती चीजें होती हैं, छोटी 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 छोटी, हल्का हल्का मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब सर, छोटी छोटी। एक और रिसेंट मेरा ये मैंने देखा है, वो एक इंसान बीमार है, कुछ मेडिकेशन थोड़ा बहुत चलता है, काफी एजेड है, 84 इयर्स के है, 80 इयर्स के सॉरी। तो उसमें वो क्या करते, कोई भी इंसान मिलते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, और वो अपना ही बखान करते रहते हैं। उस वजह से क्या हुआ, साइकोलॉजिकली वो जितना बीमार है नहीं, उससे ज्यादा वो अपने आप को बीमार सोचने लगता है, और उस वजह से उनके डिप्रेशन के दवाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे भी देखा मैंने। एग्जैक्टली। तो योग में संकल्प होता है ना। यस सर। और अभी मैंने आपको बताया था कोग्निटिव न्यूरोथेरेपी के अंदर, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यही होता है कि उसको एकदम से ये मन में आता है कि मैं कॉग्निटिव शब्द का मतलब क्या है? हमने जब एमए का दिया था वो पढ़ा था कॉग्निटिव, तो मुझे उस टाइम याद था। अभी कॉग्निटिव शब्द का क्या हिंदी बोलेंगे, मतलब लगभग कोग्निटिव मतलब का व्यक्ति का क्या होता है कि एक परसेप्शन, एक व्यू पॉइंट, एक फ्रेम ऑफ थिंकिंग। फ्रेम ऑफ थिंकिंग, ओके, ठीक है, क्लियर। कॉग्निशन, ठीक है। ये चोट लगने से भी इम्पैक्ट पड़ जाता है इस पे। मान लो स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो गया, एक्सरसाइज करते हुए हो गया, या कुछ भी करते हुए हो गया, या फिर वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जैसे 83 इयर्स के हैं तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ डिजेनरेटिव और डिसऑर्डर शुरू हुए होंगे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन एकदम से बंद हो जाता है, वो होना नहीं चाहिए। अब देखिए योग क्या करता है। एक बात मैंने चीज देखा, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो पहले से बेटर है, काफी बेटर है। उनके ये है कि मतलब उनके एक टैबलेट दिया हुआ है डॉक्टर ने, तो उसको खा के वो अच्छे से सो जाते हैं। लेकिन बाकी जब तक वो जगे रहता है, कुछ ना कुछ फालतू थॉट की वजह से उनके सोडियम की कमी हो गई। सोडियम की कमी होने का मतलब ये है कि एकदम से वो इल्यूजनमेंट में चले जाते होंगे, कुछ बोलने लग जाते होंगे, पता ही नहीं लगता होगा। नहीं, बोलते नहीं है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, मतलब लोगों को बिल्कुल पका देते हैं बोल बोल के, खुद से नहीं बोलते, लेकिन जब पकाते तो बहुत अच्छे से पका देते हैं। हाँ, ये जो है ना, यही जो प्रोसेस है, इट इज ए सिम्टम। दीज आर ऑल सिम्टम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कहते हैं ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सो हमें ये देखना है कि ऐसा व्यक्ति जिसको फोबिया है, ऑनसेट है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोल रहा है या बहुत कम बोल रहा है, ये सब ऑनसेट है। या बोलता है तो जल्दी जल्दी बल करके बोलता है, जल्दी, यस, या बोलते बोलते मैं कहा था, मैं क्या कह रहा था, ऐसे होता है। नहीं, हमारे साथ भी होता है, लेकिन हमारे साथ ना बार बार नहीं होता। और हमारे कई लोग ना आपको बता देते हैं, जैसे फैमिली में वाइफ हस्बैंड को बता देगी, सुनो जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो पहले तो आदमी को ये हो जाएगा, पता नहीं क्या मांग लेगी आज ये, कहीं ऐसे तो नहीं बोल लेगी सूट खरीदना। फिर वो उनको कहेगी, सुनो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना चीजें रख के भूल जाते हो किचन में, गैस ही ऑन छोड़ देते हो, थोड़ा सा अपना देख लो जरा कहीं। तो क्या रिस्पॉन्स होगा, तेरा दिमाग खराब है, मैं तो ठीक हूं, तू ही पागल लग रही है मुझे। एक तो ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हाँ मुझे अभी ऐसा लग रहा है और मैं किसी योगा थेरेपिस्ट को देखता हूँ। ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा मैं किसी डॉक्टर को देखता हूँ। फिर डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर ब्रेन का एमआरआई कराएगा, सब कुछ कराएगा। उससे पहले ना वो जनरली बात ही करेगा कि भाई साहब दिक्कत क्या हो रही है, कि सर दवाइयां ली थी कोरोना के दौरान, ऐसे ऐसे हो गया, वो बेटी की शादी की थी, बस यही टेंशन रहती है, उसका फोन बार बार आता रहता है और वो कहती रहती है पापा यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लोग मुझे कहते हैं तू ये कर, तू कभी हलवा। तो वो बेटी की थोड़ी टेंशन है, सर थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। अपने आप कोपिंग मैकेनिज्म, यू अंडरस्टैंड, अपने आप कोप करने की कोशिश करती है बॉडी। जब अपने आप कोप नहीं कर पाती,
फिर क्या करती है बॉडी? कंपेंसेट करने की कोशिश करती है। कंपेंसेशन कैसे होता है? कंपेंसेशन होता है मीठा खा के, नमकीन Yes. खा के, किसी के साथ बात करके, कुछ आउटलेट चाहिए होता है ना उसको, ताकि कुछ हार्मोन्स अच्छे मिलें, कुछ योगा करके। योगा इज ए गुड हैबिट। योगा करने से कोप करे तो अच्छा है, सही टाइम पे योगा टीचर मिल जाए उसको तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर सुशांत सिंह राजपूत अगेन। दवाइयों पे बहुत देर तक रहेगा तो फिर अगेन प्रॉब्लम। दवाइयों की डोज को कंटिन्यू करना है सर। कुछ चीजें ऐसी होती है, सप्लीमेंट्स कहते हैं ना कि 50 की उम्र के बाद आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कुछ एज के प्रोफेशन के लोग ऐसे होते हैं, उनको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आप आज की डेट में, पहले कभी ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कोई बात ही नहीं करता था, विटामिन डी की कोई बात ही नहीं करता था। इवन विटामिन डी ऐसा है कि वो जब तक बॉडी में नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के अलावा आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सोडियम। अभी मेरी मदर को क्या हुआ, गैस बहुत ज्यादा हो गई, सर्दियों में बूढ़ों को हो जाती है गैस। अब गैस की वजह से उनको यहाँ पेन होने लगा। तो बेटा मुझे ना हार्ट में हार्ट अटैक हो रहा। मैंने कहा हार्ट अटैक? आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। मैं कहा मम्मी आपको बीपी की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। नहीं नहीं मुझे हो रहा है बस। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाओ। मैंने कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट उनके दबाए तो ठीक हो गई। अगले दिन फिर दोबारा। अब वो क्योंकि लेटी हुई थी, एक्सरसाइज बंद थी, और खाने का कोई टाइमिंग नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह कॉन्स्टिपेशन हो रखा था। It was not heart problem, it was heartburn. You understand Yes, the sir. difference between heartburn and Yes. angina मुझे भी pain? ऐसा ही होता था पहले, और मैं भी सोचती कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। हार्ट बर्न और एंजाइना पेन के सिम्टम्स सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेम होता है। अब माता जी देखती है डिस्कवरी चैनल, उस पे लिखा होता है अगर हाथ में दर्द हो, कंधे में दर्द हो तो वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओ मैंने कहा माता जी 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड दे दो। तो मैंने वही सर आपका वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए, और इतनी देर में क्या हुआ, जब मैं पॉइंट दबा रहा था तो उनको थोड़ा पेन बढ़ गया। कहने लगी बेटा वहां 40,000 रखे हैं, वहां पासबुक रखी है बेटा, वहां वसीयत भी रखी है, देख लेना, अपने बाप दादू का ख्याल रखना बेटा। और मेरी वाइफ पीछे खड़ी हंसे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हंस मत, रुक जा। तो मैंने कहा चलो माता जी उठो। मुझे पता है एक्यूप्रेशर पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं सर जिससे ना वो हार्ट बर्न ठीक हो जाता है, आपको भी पता होंगे। तो इमीडिएटली उठी और जोर से डकार मारा। डकार मारने से क्या हो गया, एकदम टॉयलेट भी आ गई तुरंत, क्योंकि मैं पानी पिला रहा था उनको। तो हेल्यूसिनेशन हो गया था, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई, ऐसा बोले जाए, एक ही रिपीट करी जाए, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। मैंने कहा किसका ख्याल रखना, हेलो। जोर से मैंने हिलाया डुलाया 1-2 बार। थोड़ी देर में डकार आने के बाद टॉयलेट चली गई, पेट साफ हो गया, और मैंने क्या किया, उनको वो अजवाइन का पानी होता है वो पिलाया। उससे उनको और मोशन आया। तो हुआ क्या, अजवाइन में नमक भी होता है, जैसे आपने बताया सर, सोडियम का था इशू, तो सोडियम लेवल ठीक हो गया ब्रेन में। इमीडिएटली कहने लगी क्या है, यहाँ क्यों खड़ा है, जाके बाथरूम में कुछ काम करा ले, जाके किचन में कुछ काम करा। मैंने कहा क्या हो गया, अब क्या हो गया। कहने लगी, मैंने कहा आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे। कह रही मैं कब बोल रही थी, मुझे नहीं पता मैं क्या जान करती हूँ क्या नहीं करती। मेरी मदर की थोड़ी ईगो ज्यादा है, तो वो फिर उसी जोन में आ गई। जब वो लोगों को डांटती पीटती रहती है ना, तो हमें लगता है भाई अब हमारी मदर नॉर्मल है। अगर वो नहीं डांटती, चुप चुप है, एकदम से खोई खोई है, तो हमें लगता है भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो शी इज अ परफेक्ट केस ऑफ मेडिटेशन। लेकिन उसको ये भी ईगो है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहती मैं डिस्कवरी चैनल देख के खुश रहती हूँ ना, फिर शाम को कपिल शर्मा का शो देखते हुए हंसती है जोर जोर से, हमें यहाँ आवाज आती है हा 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 हा। तो मैं और मेरी वाइफ अक्सर बात करते हैं कि मम्मी खुश है, चलो किसी तरह खुश रहे बस। अब वो मेरे पिताजी से बहुत लड़ती है। मेरे पिताजी 82 ईयर्स के हैं, मेरे माता जी 79 ईयर की है। जब हम उनकी सलाह कराने जाते हैं ना, कहती है अरे तू चुप रहे ना, अभी हम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, अभी लड़ लेने दे हमें, जा भाग जाना से, भगा देती है। तो ये परफेक्ट केसेस हैं। कुछ केसेस में ना जबरदस्ती इलाज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कई बार। अब क्योंकि शारीरिक रूप से दोनों की हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हमला कर दें, तो वो वर्बल वॉर चलती है। वो उनको कुछ शब्द बोल देती है, वो उनको कुछ शब्द कह देते हैं, फिर हो नाराज होके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में कहते हैं हाँ जी क्या चाय पिएगा, वो कह देते हैं हाँ बना ले, ज्यादा कड़क मत बनाना, चलो।
शुरू होगा. So this is also our subject, but there are certain things in which we should not unnecessarily interfere. कोई जरूरी नहीं है अगर आपके पास पेशेंट आया तो ट्रीटमेंट दे के ही मानूंगी मैं, तो आज तुझे ठीक करके मानूंगी, आज तुझे मैंने ठीक करना ही करना है. आप मेडिटेशन मत कराइए सर डिप्रेशन के पेशेंट को, अगर वो खासकर क्लिनिकल डिप्रेशन का पेशेंट है. डायरेक्ट अगर कोई डिप्रेशन के पेशेंट है, पहले दिन अगर मेडिटेशन करेंगे तो भड़क जाएंगे, केस और बढ़ जाएगा. एग्जैक्टली. कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं. हाँ, बहुत सारे ऐसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जिनको आप मत कराइए. अगर वो आपने मेडिटेशन करा दिया और वो कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे. खासकर कुछ लोग ना इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा होते हैं. Yes, आपको मालूम है इंट्रोवर्ट लोगों को बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं कराना चाहिए. प्लीज रिमेंबर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? yes, sir. इंट्रोवर्ट लोग पहले ही अंतर्मुखी होते हैं. अंतर्मुखी समझते हैं ना, अंतर्मुखी बहुत ज्यादा हर चीज को सोच लेते हैं, उसके लिए कुछ भी ओपिनियन बना लेते हैं, उस चीज को एकदम से छोड़ देते हैं, वहां से भाग जाते हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर की डिप्रेसिव एक रिस्पॉन्स टू एक क्वेश्चनर भी है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर डिप्रेसिव सिचुएशन. वो रिस्पॉन्स जो होता है ना उसको हम मेजर करते हैं. उस रिस्पॉन्स से हम बताते हैं कि वेदर यू आर हाइपर वेंटिलेटिंग और ओवरली रिएक्टिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन और नॉट. तो ये सारे जो मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक, इनको सबको आपको व्हाट व्हाई हाउ लिटरेचर रिव्यू में भी यही आता है. लिटरेचर क्या बताता है अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिर हम स्टडीज भी डिस्कस करेंगे. सारी डिप्रेशन की स्टडीज हम निकालेंगे जिनमें योगा का इंटरवेंशन यूज किया गया है. तो योगा थेरेपिस्ट का, योगा टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुरू में भी, डिप्रेशन में जाने से पहले भी. जब वो ट्रीटमेंट होके वापस आ जाता है, मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आ गया जहां पर आपको लगता है यस नाउ ही कैन डू मेडिटेशन, तभी मेडिटेशन करवाइए. अदरवाइज सिर्फ उसको प्राणायाम ही करवाइए, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट ही दीजिए. सर मेरा कहना है कि डिप्रेशन के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो कैसे उसको सर्च करना चाहिए? कोई भी बीमारी के बारे में अगर हम जानना चाहे तो नेट पे सर्च करें तो कैसे करना चाहिए? हाँ सर, नंबर 1 मैं एक ही वेबसाइट पे जाता हूँ हमेशा जब भी मुझे किसी क्वेरी का पता करना होता है, वो है हेल्थ लाइन. हेल्थ लाइन? हाँ, इट इज बाय द डॉक्टर्स एंड फॉर द डॉक्टर्स. अच्छा. हमेशा आपको कोई भी अगर मेडिकेशन के बारे में पता करना है, मेडिकेशन के बारे में पता करना है तो आप जाइए 1mg पे कि ये मेडिसिन कैसे काम करती है. Can you repeat, sir? 1 mg or 1 ng? 1 मैडम मिलीग्राम, 1mg. Okay, 1 mg milligram. Okay, sir. Thank you. अगर आपको किसी दवाई के बारे में पता करना है कि ये दवाई कैसे काम करती है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो जाइए 1mg पे. अगर आपको किसी डिजीज के इटियोलॉजी समझनी है कि वो कैसे अकर करती है तो जाइए हेल्थ लाइन पे. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं आपको बताऊंगा सर, जहां पर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बड़ी जेन्युइन इंफॉर्मेशन और बहुत आसान शब्दों में वो पता लग जाएगी. आपकी बेसिक नॉलेज डेवलप हो जाएगी जिससे कि आप अपना प्रपोजल अच्छे से लिख पाए. और फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है. मैंने खुद बहुत सारी, एक मैंने पहले क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको कैसी वेबसाइट्स किस चीज के लिए सर्च करनी है. वो मैं आपको और भी शेयर कर दूंगा. देयर आर 3-4 वेबसाइट्स ओनली, ज्यादा नहीं है, ओनली 3-4 है. तो ये मुझे याद है. ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा प्लीज. श्योर. ये तो सभी को चाहिए होगा. ये सबको चाहिए सर, क्योंकि किसी सब्जेक्ट की, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसी चीज की ना नॉलेज नहीं होती हमें, तो हम अपनी नॉलेज को वहां पर जाकर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. सर एक बात मैंने देखा, वो एक ना नेपाली एक कहावत है कि आप अगर गिदर की शिकार, किसी ने मेरे से कहा, कोई एक नेपाली पंडित, तो उन्होंने कहा कि अगर गिदर की शिकार करने जाते हो तो शेर के शिकार के सामान साथ में ले जाओ. तो दैट मीन्स आप अगर किसी को अप्रोच कर रहे हैं, कोई एक पेशेंट है, आप उनके ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, तो आपको पूरा तैयारी करके ही जाना है. हो सकता है उसको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन उनके जो आस पड़ोस में है, ये उनके जो रिलेटिव्स है, आपके खड़े खड़े खटिया खड़ा कर सकते हैं. मतलब आपके जानकारी अगर पूरा ना हो तो आप कहीं भी फंस सकते हैं. हाँ, तो 2 वेबसाइट और लिखिए सर. एक है मेयो क्लिनिक, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. मेयो क्लिनिक, MEYO ना? नहीं सर, मेयो कॉलेज है ना, MAYO. हाँ, मेयो क्लिनिक है. वो देखा मैंने. ठीक है. ठीक है.
और एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको पता है। अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ना हर तरह की डेफिनेशन बहुत ये सब बहुत बहुत मुझे चेंज एक होता रहता बीमारी में बहुत ही हेल्प किया था WHO। मतलब मैंने पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि किसी को PH के प्रॉब्लम था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और वो आईसीयू में एडमिट थी। तो उनके हस्बैंड ने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, 30 इयर्स की कोई लेडी थी। तो मैंने कहा देखो कोई ये नहीं करना, तो क्या प्रॉब्लम है? बोले PH के प्रॉब्लम। मतलब ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मैंने सर्च मारा, तुरंत ही मेरे दिमाग में WHO आया। WHO में किया, आधे घंटा स्टडी करने के बाद पहले उनको बोला कि आधे घंटे बाद मुझे करो। तो आधे घंटे में मैंने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है। उनसे मैंने कहा कि बिल्कुल निश्चिंत रहो, योगा में इसका ट्रीटमेंट है। फिर उनके साथ उनके वाइफ को देखने गए, और उनके वाइफ ने कहा कि सर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, ऐसे ऐसे। तो उनको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने देखा कि WHO बहुत क्लैरिटी के साथ सिस्टमेटिक वे में अच्छा साइट है ये। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सर्च क्या करूं, जैसे डिप्रेशन वर्ड आया था अभी कीवर्ड, तो आपको जो भी सर्च करना है ना, उसके बाद आप लगा दीजिए मीनिंग। मीनिंग, हाँ डिप्रेशन मीनिंग। हाँ, वो तो अगर आप देखेंगे सिर्फ डिप्रेशन डालेंगे ना गूगल पे, तो कुछ और वेबसाइट निकलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ डिप्रेशन मीनिंग करेंगे, यस, वो पूछते हैं हिंदी या और इंग्लिश ऐसे करके पूछते हैं, तो वो आपको इन्हीं वेबसाइट्स पे लेके जाएगा। अगर आपको कल को करना है योगा मीनिंग, तो विकिपीडिया पे जरूर ले जाएगा, ध्यान रखिएगा, विकिपीडिया पे लेके जाता ही जाता है। कई बार विकिपीडिया भी बहुत यूजफुल होता है। हाँ, विकिपीडिया में क्या होता है, आपको ना रेफरेंसेस दिए होते हैं। डिप्रेशन मीनिंग डालेंगे, विकिपीडिया खोलेगा, विकिपीडिया को खोल लीजिए, उसमें देखिए कि रेफरेंसेस नीचे कहाँ दिए हैं, सीधे क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाइए। अगर आप मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो तो हो गया गूगल पूरी दुनिया का। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो NIMH की वेबसाइट पे जाइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। NIMH, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है हमारे यहाँ, ट्रांस जमुना में है ये। हाँ जी, हाँ जी, शादरा में है इंस्टीट्यूट। तो NIMH जो है वो गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसका NIMH.nih.gov। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उससे रिलेटेड मेडिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड टूल्स हैं। NIMH NIMH.nih सॉरी NIMH हो गया आगे, .NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH.gov। अच्छा। इसके ऊपर भी, क्योंकि देखिए डिप्रेशन कई तरह का होता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे यहाँ नहीं। हाँ जी, लेकिन मैंने किसी का अटेंड किया था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत डेंजरस बीमारी है सर। मतलब 34 इयर्स की वो लेडी थी, लेकिन उनके सिम्टम्स देख के मैंने पहले ट्रीटमेंट शुरू किया था, एंड 1.25 साल बाद उनके मेडिटेशन कंप्लीट छूटा था। तो यहाँ आपको सारे आंकड़े मिल जाएंगे, इंडियन आंकड़े मिल जाएंगे। हाँ। अगर आप कुछ जैसे पता नहीं, लोग बिलीव करे नहीं करे, आप थोड़ा सा उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें लॉट्स ऑफ डिटेल मिलेगी आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर। इट्स नॉट रिलीजियसली, आप स्पिरिचुअली आपको थोड़ा कनेक्ट करने को मिलेगा। जैसे आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें पंचकोशा के बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। और भी मैं वही आ रहा था। एक और नोट करिए सर, WebMD, WEBMD, WebMD। अच्छा, WEB WebMD। और एक और है मेडलाइन प्लस। तो मैं जब भी कोई बीमारी डालता हूं, उसका मीनिंग डालता हूं ना, तो उसमें विकिपीडिया जरूर आता है, WebMD जरूर आता है, और मेडलाइन प्लस भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये भी गवर्नमेंट की है, .gov, मेडलाइन प्लस। ये क्या हमारे इंडियन है सर? हाँ, WebMD इंडियन नहीं है सर। अच्छा, ये तो ये, और लेकिन ये बहुत सुंदर बताते हैं। हाँ, ये भी डॉक्टर्स के लिए है, मैं डॉक्टर्स के लिए। और एक है मेडलाइन प्लस, ये हमारा, ये इंडियन है, मेडलाइन प्लस। सर एक जैसे साइट आती पबमेड, तो वो भी सही है? मैम, पबमेड इज अ रिसर्च साइट। ओके। वो रिसर्च पेपर्स के बारे में बताएगी, डिप्रेशन पे जितने भी रिसर्च हुए हैं ना, उसके ऊपर बात करेगी वो। मैं कह रहा हूँ, हमें इंट्रोडक्शन लिखने के लिए तो एक जनरल, एक अपनी सोच को विस्तारित करना है ना, विस्तार करना है, एक्सपैंड करना है अपनी नॉलेज को। तो ये वेबसाइट आपको ना बहुत कम शब्दों में बहुत बढ़िया समझा देगी, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छी बात ये, हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझ में आता है। कौन सा वाला सर? WebMD। WebMD, अच्छा, ठीक है।
अगर आप किसी अमेरिकन साइकोलॉजी वेबसाइट पे जाएंगे या dictionary.com पे समझाएंगे तो वो डिक्शनरी कंफ्यूज कर देगी सर आपको। डिक्शनरी में तो इसका मीनिंग कुछ और है ना, हम जो सोच रहे हैं ना वो सोच रहे हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर्च हमें, इसीलिए सर्च हमारी बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए सर। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि जब मैंने एमए किया उसमें किसी शब्द के अगर मतलब ढूंढना हो तो आपको डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल है। मतलब डिक्शनरी तरह तरह के है, उनमें से चूज आप कर सकते हैं। करेक्ट सर, लेकिन डिक्शनरी के अंदर ना आप उलझ जाओगे क्योंकि उसमें बहुत वाइड दिया होगा। चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम योगा के लोग हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम पेशेंट से डील कर रहे हैं तो वो दवाई क्या ले रहा है, उसके एमआरआई जो होते हैं वो क्या डिस्प्ले करते हैं, और उसके मेडिकल पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं है। ये 3 चीजें तो हमें चाहिए ना सर किसी भी तरह का योगा ट्रीटमेंट देने से पहले। तो उसमें तो ये सब साइट बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जैक्टली, याद रखिए सर, योगा इज साइंस, इट इज प्योरली एग्जैक्ट साइंस। यस सर। Some people may differ, you know, कि it's not an exact science, it's an abstract science बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में बोल सकते हैं, लेकिन मैं भी किसी पर्सपेक्टिव में ही बोल रहा हूँ कि इट इज एन आर्ट एंड अ साइंस ऑल्सो। क्योंकि सिर्फ एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना योग का विषय नहीं होता ना। कई बार जो टीचर है या डॉक्टर है वो इतना अच्छा कराता है, इतना बढ़िया टीचर होता है वो योगा का कि वो अपने आप में ट्रीटमेंट करे ना करे लेकिन वो बंदा खुद ही क्योर होने लग जाता है, खुद ही हील होने लग जाता है, उसके न्यूरॉन्स खुद ही बात करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द डेडिकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर फेशियल इंप्रेशंस आल्सो, है ना। अगर आप मुंह बना के ट्रीटमेंट करोगे, हाँ क्या हो गया, आज फिर मेरी याद आ गई तुम्हें, जो दवाई दी थी खा ली थी क्या। तो एक दांतों का डॉक्टर था, मेरी मदर का ही डॉक्टर था, वो क्या करता था, मैडम मुंह खोलो, नहीं डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है, चुपचाप बैठी रहे, जो कहा है वो कर। अब मेरी मदर क्योंकि इगोइस्टिक है वो उन्हीं से कंट्रोल होती थी, और वो सिद्धू डॉक्टर है, वो मुझे आज भी याद है, वो डांट देता था बड़ी बुरी तरह। तो होता क्या था, पूरा टाइम नहीं बोलती थी, और मेरे पिताजी वहां साइड खड़े बड़े खुश होते रहते थे, बोले तेरा मुंह खुलवा के तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलने देता, ये यही डॉक्टर है। बड़ा मुंह खोलती है मेरे सामने और डेंटिस्ट के आगे मुंह नहीं खोलती। तो ये बहुत सारे ना, यही वो फैक्टर्स हैं जो योगा टीचर का विषय है। अब हम ना ह्यूमर योगा नहीं कराते सर, हम ह्यूमर योगा पेशेंट से नहीं कराते, अक्सर हमारी क्लास में ये डेफिशिएंसी होती है। एक जो एरोबिक क्लास होती है ना, सही बात है, एरोबिक क्लास में लोग खूब एक दूसरे के साथ हंसते हैं, बोलते हैं, एंजॉय करते हैं। योगा क्लास हमारी बड़ी सीरियस होती है, हाथों को सीधा करिए, शरीर को मोड़िए। हम अक्सर कहना भूल जाते हैं, चेहरे पर स्माइल लाइए। अभी मोहन सर बोलते हैं, मोहन सर की क्लास अच्छी होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, लेकिन थोड़ी देर में वो मुस्कुराहट भी गायब हो जाती है। तो अपनी क्लास को जब हम अच्छा कराते हैं तो ये डिप्रेशन के पेशेंट ना सब भूल जाते हैं, उस समय पे वर्तमान में रहने लग जाते हैं। तो जो योग के सूत्र श्लोक हमारे इन टर्म्स को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करते हैं, उनको भी जरूर डालिए अपने, जब आप लिखेंगे ना। जैसे अभी आपने श्लोक बताए थे, पवित्रा मैम ने बताया था, योगेन चित्तस्य नहीं, अथ योग अनुशासनम, एक और बताया बड़ा अच्छा, वो सब श्लोकों को डालिए। तदादृष्टो स्वरूपे हाँ, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना। वो क्लिष्ट अक्लिष्ट को भी जरूर डालिए। वो पंचकोश का भी है, पंचकोश सिद्धांत का भी है, मनोमय कोश तक का, उसे भी जरूर डालिए। फिर होता क्या है, कुछ ना हार्टफुलनेस देखा है ना आपने, हार्टफुलनेस में बहुत हंसाते हैं, खूब एंजॉय कराते हैं, ताकि आपकी आइस ब्रेक हो जाए। बेसिकली आइस ही नहीं ब्रेक हो पाती, हमारी क्लास में आइस ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। हम क्या करते हैं, चुपचाप आसन करते हैं, अपना मैट उठाते हैं, ऐसे दरवाजे से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना ना। इसको हम कहते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, एक रिसर्च का तरीका होता है। अभी हम जो काम कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च का तरीका होता है ये। सर अभी मैं हम एक्सप्लोर कर रहे बताऊं? हैं। जी सर, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे ऊपर ही हो गया ये अभी, है ना। इसको आप पता नहीं, सुबह सुबह मैंने योगा कर रही, मतलब एक शुरू में जब वार्म अप करते हैं तभी सर्वांग पुष्टि आसन करा रहे थे। मे बी मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट मेरा ठीक से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं चला मैंने कहाँ लिया या छोड़ा था। सो सडनली मेरे ना नेक में वो जैसे क्या चाहता था ना, वो मतलब नस फूल गई है। अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं?
You just have to, now this is something which is psychophysiological problem, right? So I cannot turn my head left side. हाँ, दिस इज अ साइकोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम. आपको असिस्ट करना पड़ेगा किसी को. नेक पेन, इसको मैं कहूंगा कि इट्स अब पेन भी कई तरह की होती है सर. पेन में ना सिम्टम होते हैं. एक तो ये कि इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, पेन के अंदर स्वेलिंग होनी चाहिए, कोई ब्लीडिंग होनी चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा चीज दिखाई देनी चाहिए कि जिससे हमें पता लगे कि हाँ इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, और कितना डिसऑर्डर है. अभी मैम आपको कुछ नहीं करना है. मैं जनरली क्या कराता हूँ, नेक पे किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो ना, आप सीधे बैठ जाइए और नीचे नहीं झुकाना नेक को. आपको लेफ्ट और राइट करना है उसको बस, लेकिन फोर्स नहीं करना. ठीक है. अब नेक के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके कुछ हाथों में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उनको फिलहाल Yes, आप दबाइए. ऑलराइट. पैर के अंदर भी उसके कुछ न्यूरोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं. उन पैरों को, पूरा पैर को भी अगर आप मसाज करेंगे, उसको अच्छे से मोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन योर नेक. एक चीज मैं यहाँ और बता दूं, Okay, thank you, हैवी sir. वर्कआउट करने के बाद आप इन्वर्टेड पोस्चर मत कराइए कभी भी. डिप्रेशन के पेशेंट को तो कभी मत कराइएगा. yes. डिड यू गेट माय पॉइंट? मतलब किसी ने एक सूर्य नमस्कार किया है और तुरंत आपने उसको शीर्षासन करा दिया या विपरीत करनी करा दिया. प्लीज 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 डोंट डू दैट. इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है. तो कुछ विरुद्ध आहार होता है ना, ऐसे ही विरुद्ध व्यायाम भी होते हैं. वाह, सही बताया सर, बिल्कुल ठीक. क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर इस समय पे आपका बीएमआर बहुत हाई है, और आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्लड है, उसके अंदर एक तरह से कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म चल रहा है और मेटाबोलाइट्स फ्लो कर रहे हैं. वो जो मेटाबोलाइट्स हैं, जिसके अंदर के बहुत सारे टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो ब्लड जो प्यूरिफाइड नहीं है पूरी तरह से, और आपको सांस चढ़ी हुई है इस समय पे, आपकी बॉडी में और जगह उसकी रिक्वायरमेंट है. वो अनप्यूरिफाइड ब्लड आपके ब्रेन की तरफ अगर चला जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे. बी वेरी केयरफुल. सर एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी योगा टीचर्स ही है, तो इसमें चरक संहिता में एक शब्द लिखा हुआ है कि हमें कुछ चीजों के वेग रोकना नहीं चाहिए. जैसे छींक है, नीचे से गैस पास होना, डकार आना, तो इसी टाइप के सुसुपॉटी के वेग भी रोकना नहीं चाहिए. एक और उसमें दिया गया कि श्वास के वेग को नहीं रोकना चाहिए. तो अब कोई भी अगर स्ट्रेनर्स कोई एक्सरसाइज किया, जैसे मान लीजिए 10 सेट 12 सेट सूर्य नमस्कार किया, जो भी किया हो, उसके बाद जो है थोड़ा सांस को नॉर्मल होने देना है, या ऐसे कोई आसन कराना है कि जिससे नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद ही कुछ टाप आसन किया जाए तो अच्छा रहता. एग्जैक्टली. आपने देखा होगा, अक्सर हम ये करते भी हैं कि इमीडिएटली सूर्य नमस्कार या कोई अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है या कुछ ऐसे पॉस्चर्स हैं जिनमें पावर लगी है, जैसे हमारा मंडूक आसन के बाद, नहीं वो बकासन, इस तरह के बहुत पावर वाले आसन होते हैं जिसके अंदर की बॉडी टायर्ड होने के चांसेस रहते हैं. उसके बाद हम रिलैक्स कराते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आने दीजिए, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आस्क दैट पर्सन टू गो फॉर दिस रिलैक्स्ड पोस्चर या एक्टिवेटिंग पोस्चर. आपने देखा भी होगा सीक्वेंस क्या होती है हमारा. धीरे धीरे हम पहले बिल्डअप करते हैं, वार्म अप करते हैं, फिर हम डिफिकल्ट आसन की तरफ जाते हैं. फिर जब सांस चढ़ जाता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म हायर हो जाता है, फिर हम धीरे 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 उसको वापस लेकर आते हैं, रिलैक्स कराते हैं, कंप्लीटली अवेयर करा देते हैं, सजग और सहज बना देते हैं व्यक्ति को, फिर हम लिटा देते हैं, देन वी गो फॉर मेडिटेशन. ये प्रोसीजर है प्रोग्रेशन. आपके वीडियो नहीं दिख रहा. क्या मेरा वीडियो नहीं दिख रहा? सर आ रहा है, दिख रहा है वीडियो. आ रहा है सर, दिख रहा है. मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ. हाँ अब आया. ठीक. सो दिस इज द प्रोसीजर एंड द प्रोसेस. अब आपको समझ में आ गया कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर जनरल चीजों से शुरू करके हम स्पेसिफिक की तरफ चले जा रहे हैं. सर धीरे धीरे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो डिप्रेशन टॉपिक आपने उठाया, ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, तो कुछ पॉइंट आउट्स आप इसको कर सकते क्या? मतलब किस किस कारण से डिप्रेशन है, तो जिस एक
एक पॉइंट जैसे हो उसमें। मैं बताता हूँ, डिप्रेशन जो वर्ड है ना सर, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज है, एक व्यक्ति ना कई बार डिप्रेशन का मरीज हो भी जाता है, वापस भी आ जाता है, हो भी जाता है, वापस भी आ जाता है, एक तो मार्जिनल केस हो गया। लेकिन अगर उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, तो वो वापस नहीं आ सकता ना। सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो बहुत वास्ट केस हो गया, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है और वो एक्चुअली इंसान को सच्ची में मेंटली पैरालाइज बना देता है। उसके सोचने सुबह से शाम तक सोच उसका वही रहता है, उसी बीमारी को लेके ही वो सोचते रहता है। हाँ, तो वो तो अलग केस हो गया। वही सर, हम इसमें क्या करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं सर, लिमिटेशंस एंड डिलिमिटेशंस। अच्छा, रिसर्चर की कुछ लिमिटेशंस होती है ना। हाँ जी। एथिक्स भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कहीं इंटरवीन नहीं करना है, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि मुझे इस अभी यहाँ पर इंटरफियर नहीं करना है, जब तक कि ये मेडिकली क्लियर ना हो जाए ये व्यक्ति, तभी मैं इसके अंदर इंटरफियर करूं। अगर मैं करूं भी तो मैं कुछ नॉन इन्वेजिव दे सकता हूं, यानी कि मैं उसको व्यक्ति को सुन सकता हूं, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकता हूं, धीरे धीरे उसके माइंड को मैं ह्यूमर की तरफ पुश कर सकता हूं। हाँ जी। अगर वो बहुत ज्यादा पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करने लगा, तब भी ध्यान रखना। अगर उसने अपनी घर की फैमिली की बहुत ज्यादा पर्सनल बातें शेयर करनी शुरू कर दी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखना पड़ेगा, ये इथिक्स में आता है। वो तो है ही। तो जो ट्रीटमेंट या जो इंटरवेंशन है ना हमारा सर, एज ए योगा टीचर या एज ए थेरेपिस्ट, वो हमेशा जनरल चीजों से शुरू होता है। हम एक आइडिया ले लेते हैं कि यस ही इज आवर क्लाइंट, उसको ग्रुप पे तो कराना ही कराना है, उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग 1-to-1 भी चाहिए। सर मुझे माफ कीजिएगा, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसी को भी हो, वो पर्सनल अटेंशन मांगता है, उसको तो ग्रुप में गलती से भी कराना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, यहाँ पर मैं ना थोड़ा सर्च करा मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ना सर एक स्टेज आती है जहां ट्रिगर होता है, फिर वापस आ जाता है, ट्रिगर होता है, वापस आ जाता है, यानी एक न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है ना सर, वो कभी कभी ठीक से काम करने लगते हैं, कभी कभी वो एकदम से फिर वापस आ जाते हैं, वही मार्जिनल केस होता है। कई ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी माइनल शायद खत्म हो गई है, न्यूरॉन्स टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और वो भी किसी पर्टिकुलर रीजन में डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब मान लीजिए आप पैरेटल लोब में हो गए हैं, तो उसका इमीडिएटली कुछ ना कुछ लिसनिंग स्किल्स चले जाएंगे। अगर कहीं उसके ऑक्सीपिटल में होगा तो बैलेंस चला जाएगा उसका। तो एक होता है ऑनसेट ऑफसेट, ऑनसेट ऑफसेट, ऑनसेट ऑफसेट, कई वो ट्रीटेबल है सर, वो ट्रीटेबल होता है। उसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हम मल्टीपल इंटरवेंशंस यूज करेंगे, मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप शायद उनकी बात कर रहे होंगे जिनको अभी अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत हुआ है। हाँ, तो उनको तो ग्रुप में आप करा सकते हैं, लेकिन जो बीमारी थोड़ा एक 1.5 साल पक गया, वो तो उनके हाथ पैर भी ठीक से वो चला नहीं पाते। हाँ, बैलेंस ही नहीं रहता, बिल्कुल भी चीजें याद ही नहीं रहती हैं, चल भी नहीं पाते। गॉट इट, बिल्कुल सही। सर वो अवॉइड भी करते हैं, ग्रुप आइसोलेट होना चाह रहे थे वो ग्रुप में। हाँ, तो जब आप मैम अपने रिसर्च प्रपोजल में ये सब लिखेंगे ना कि मेथोडोलॉजी में आ गए, अब हम जब हम ये लिखेंगे तो हमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर नॉट स्टडीइंग these severe patients who are having severe mental disorders. For example, patients of multiple sclerosis, एक्सट्रीम PTSD पेशेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे। बड़ा क्लियरली हमें अपनी मेथोडोलॉजी में, प्रोसीजर में बताना पड़ेगा कि ऐसे पेशेंट्स के ऊपर हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत जरूरी होती है, तभी हम एक्सप्लेनेटरी पे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे जा सकते हैं। एक फिनोमेनन को पहले एक्सप्लोर तो करिए कि आप कौन से मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स पे काम करना चाहते हैं, फोबिया वालों पे काम करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेम्परेरी मेंटल डिसऑर्डर्स वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं। दो शब्द आपने यूज किए, एक्सप्लोरेटिव और एक्सप्लेनेटिव, ऐसे कुछ बोल रहे थे। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, 3 शब्द हैं सर। हाँ, एक्सप्लोरेटिव हो गया, दूसरा क्या बताया? हाँ, एक्सप्लोरेटरी क्या है, जनरल होता है एक ओवरव्यू लेने के लिए। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स को, अब हम उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन से जो है वो सीरियस केसेस हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से लेस हैं, कौन से कर रहे हैं पहले से योगा, कौन से नहीं कर रहे हैं, और किस लेवल पर हैं वो। उसको हम फिर प्रॉब्लम को, डिप्रेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में।
वो थोड़ा सा ठीक है। स्पेसिफाई कर लेते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, फेनोमेनन को एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं हम, कि इस केसेस हाँ के जी। अंदर जो है ये फेनोमेनन इस तरह से रहता है और यहाँ पर पेशेंट वापस आ सकता है या उसकी संभावना रहती है, वो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो ये 3 तरह की रिसर्च हमें एक्सप्लोरेटरी से स्टार्ट करके फिर हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे, क्यों, हाउ, व्हाट इज हैपनिंग। एक बार और मैं माफी चाहूंगा सर। एक्सप्लेनेटिव क्लियर हो गया, डिस्क्राइब जो आप करते हैं वो भी हो गया। एक्सप्लोरेटिव मतलब शब्द का मतलब क्या बता रहे थे? हाँ, एक्सप्लोरेटरी का नहीं, मतलब होता है सर। जनरल बताया था सर ने, जर्नल एक्सप्लोरेटरी जर्नल। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आता हूँ। अब मैं आपको इनके डिफरेंसेस बताता हूँ। ये देखिए सर, स्लाइड देख पा रहे हैं? नहीं तो सर। मैंने स्लाइड को चेंज किया है। अच्छा, एक मिनट सर। स्लाइड किसको दिख रहा है? सर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सर। एक मिनट, वो नीचे कुछ होगा शायद ना। ओके। हाँ जी, दिखा। अब जो योगा का रिसर्च होता है ना सर, ये ना अलग अलग व्यू पॉइंट से आगे बढ़ता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मेरा एक ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर के अनुसार मुझे योगा का रिसर्च टाइटल डिसाइड करना है, प्रपोजल, उसका टॉपिक लेना है, उसका टाइटल बनाना है, मैंने एक्सप्लोर करना है एक टाइटल को बनाने से पहले चीजों को, कि ये है कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेदर देर इज ए रिक्वायरमेंट और नॉट, वेदर देर आर पेशेंट्स और नॉट, वेदर देर इज दिस इज अ प्रॉब्लम और नॉट। तो मैं एक्सप्लोर करूंगा ना उस फील्ड को। मैं ये देखूंगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी है, कितनी प्रेवलेंट है, उसके आंकड़े इकट्ठे करूंगा, उसका डाटा इकट्ठा करूंगा। तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एक जनरली, मैं एक ओवरऑल एक बड़ा व्यू पॉइंट लेके। आउट व्यू जिसको बोलते हैं जनरली। हाँ, वो हो गया मेंटल हेल्थ। अभी मैं डिप्रेशन पे गया ही नहीं हूँ सर। अच्छा, ठीक है। एक्सप्लोर कर रहा हूँ मेंटल हेल्थ को, ठीक कि है, मेरे जनरल आसपास, आउटलाइन। हाँ जनरल, दिल्ली में, नोएडा में लोगों को क्या है, कितनी प्रॉब्लम है, पहले थी या नहीं थी, अब ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है। मेंटल हेल्थ पे हूं तब तक मैं। उसके बाद मैं आता हूँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ऊपर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है हमारी, वो ये बताती है कि वो फेनोमेना कितना ज्यादा, कितने पर्टिकुलर जगह पर है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन, किसी जेंडर में ज्यादा है, किसी ट्राइब में ज्यादा है, किसी धर्म में ज्यादा है। अब जैसे मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं लूंगा, नॉन वेजिटेरियन जहां लोग ज्यादा खाते हैं, वहां आप देखेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। क्या, और कौन मैं सी उस, डिसऑर्डर थी? जहां नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाया जाता है, एक रिसर्च बताती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नॉन वेजिटेरियन मतलब अदर देन फिश मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मटन जहां ज्यादा खाया जाता है, वहां पर उस पर्टिकुलर ट्राइब के लोग, उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। यानी वो पोर्क खाते हैं, हाँ जी, मैं समझ गया। जी होता है। मटन सर। ज्यादा जी सर। कंज्यूम करते हैं, है ना। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है वो न्यूरो से बाद में था, पहले उनको ब्लड डिसऑर्डर शुरू हो गए। यस सर। तो जब मैं एक फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने लगता हूं, उसको एक्सप्लेन करने लगता हूं, उसके बारे में बताने लगता हूं, पूछने लगता हूं, समझने लगता हूं, उसका होलिस्टिक एस्पेक्ट भी समझने लगता हूं, उसका रिसर्च एस्पेक्ट भी समझने लगता हूं, उसका मेडिकल एस्पेक्ट भी समझने लगता हूं, तो मैं उसे डिस्क्राइब कर सकता हूं। अपने शब्दों में डिस्क्राइब करने को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। अब आप डिस्क्राइब कर यस, सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है। ठीक है सर। एक बात और, एक क्वेश्चन और था कि जैसे किसी भी बीमारी के बारे में बिल्कुल ही अपडेट, अप टू डेट रहने के लिए ये जितने साइट बोला, उसमें कौन सा बेस्ट साइट है जो बिल्कुल ही अपडेट बताते हैं आज के डेट में जो हो चुका है? सर मैंने इन सारी वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर किया था, हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि एक वेबसाइट अमेरिका से कंट्रोल होती है, दूसरी इंडिया से कंट्रोल होती है। हाँ जी। अब जो अमेरिका वाली है वो तो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगी ना। वो एक बिल्कुल सही अपने बताया, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव बताया। का अपने ही आंकड़े देते हैं वो लोग। वो WHO के फॉलो करते हैं ज्यादा से ज्यादा, या अमेरिकन डाटा देंगे। लेकिन जो अपनी वाली वेबसाइट है ठीक है। वेबएमडी वाली हमारी बात करती है। ओके सर। तो वेबएमडी में अप टू डेट इंडियन ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। हाँ, NIMH में भी जो हमारी जियो, जिसके आगे सर जियो भी लग गया ना, .gov,
हाँ जी, हाँ जी। वो आधिकारिक है। इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन इज दी है तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तो मैं डॉक्टर से ही बात करके बता सकता हूँ सीधे सीधे। ठीक है। लेकिन ये सारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। रिसर्च में हम दो तरह से रिसर्च करते हैं ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है, मेरा वही कहना है। ठीक है। ऑथेंटिसिटी है, मतलब कल को आप कोट कर सकते हो, ब्रैकेट में डाल सकते हैं कि मैंने WebMD पे पता किया था और WebMD पे ये लिखा हुआ था, जो कि इंडियन वेबसाइट है, उसमें इंडियन इटियोलॉजी, इंडियन कंडीशंस को लेके उन्होंने बताया गया। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे ना सर, तो बाहर की अमेरिकन वेबसाइट पे ना वो वेजिटेबल्स के नाम भी अजीब अजीब से वो उनके नाम होते हैं। तो वो हमारे तो वो तो पता लगना है कि दाल रोटी क्या होती है भाई, हमारे यहाँ तो भजिया बनती है। तो वो भजिया नहीं लिखेंगे ना वहां पे, न्यूट्रिशन में भी प्रॉब्लम आती है। वो न्यूट्रिशन में अजीब अजीब अपने वो पता नहीं क्या क्या, वो लेंटिल्स, हमारे यहाँ लेंटिल्स को कुछ और ही कहते हैं, तो वो हमें वो मिलेगा ही नहीं, वो वर्ड ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ठीक है। उसको नॉलेज के लिए ले सकते हैं, लेकिन जब टिपिकल हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, एक नैरो डाउन करते हैं रिसर्च को, तो हमें अपनी वेबसाइट पे जाना पड़ता है, फिर वहां से आइडिया ले सकते हैं। ओके, अब वर्ल्ड बेसिस अगर स्टार्ट करना हो तो ये इन जो वर्ल्ड के कुछ साइट बताया, मायो क्लिनिक या WHO, कौन सा बेस्ट माना जाएगा? सर WHO? इसमें मुझे मेयो क्लिनिक बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। Yes, मेयो क्लिनिक इज समटाइम्स वन ऑफ द बेस्ट। जैसे मैंने हाँ जी। कैंसर पे रिसर्च किया था एक बार, तो कैंसर का मुझे मेयो क्लिनिक पे बहुत अच्छा मिला। मतलब उन्होंने ना मैंने भी देखा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में कैसे हार्मोन थेरेपी दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, हाँ जी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जो वाइट WBC का होता है, वो बहुत सुंदर बताया था। और मुझे ना एक कंफ्यूजन था कि ये इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है। ड्यूरिंग कोरोना मुझे कंफ्यूजन हो गया कि ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की रहती है। और कोई कुछ हाँ जी, बता रहा है इम्यूनिटी, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है कि वो जो होता है ना हमारा व्हाइट सेल्स और दूसरा सेल्स और ये सब। तो मुझे मेयो क्लिनिक ने बड़ा अच्छा बताया कि सिर्फ दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है इननेट। यस सर। ये बड़ा सीधी सी बात थी, मतलब और मुझे बिल्कुल clarity है। मैं डिप्रेशन मैंने में भी जाने वाला था कि ये भैया इम्यूनिटी का ये लोचा क्या है, इम्यूनिटी इतनी छोटी सी चीज है, इसको क्यों उलझा रहे हो यार। और वो इननेट के अंदर और एक्वायर्ड बस दो ही तरह की होती है हमारी, इसको समझ लेना चाहिए, बस खत्म बात। हाँ, अगर आप और डीप जाना चाहते हो कि इननेट के अंदर कैसे इटियोलॉजी होती है, कैसे स्टडी ज्यादा होती है, फिर आप सर पहले WHO की वेबसाइट पे जाइए। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो WHO वेबसाइट पे हैं, लेकिन लोगों ने बना रखे होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिजिकल एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स है, योगा है। अब एक नया वर्ड आ गया, फिजिकल लिटरेसी। फिजिकल लिटरेसी, अच्छा, मैं खुद हैरान हूँ, ये कहां से आ गया। अच्छा, योगा में सुना है आपने कोई नया शब्द कोई किसी ने बना दिया हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं। सर ये एक शब्द नहीं सुना, फिजिकल लिटरेसी। कभी नहीं सुना होगा आपने। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, योगा में अभी जब NYSF का सिलेबस बन रहा था, तो सर उसके अंदर 19 आसन नए डाल दिए गए, मालूम है आपको? NYSF का सिलेबस देखा आपने? कौन सा साइट बताया आपने सर? नहीं सर, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन में हाँ। टोटल 100 पोस्टर्स हैं जिसमें कंपटीशन होता है, उसमें 19 आसन नए हैं। हाँ सर, मैंने देखा, जो आसन है उसके नाम भी मैंने कभी सुना ही नहीं। मतलब बहुत क्रिटिकल तरीके से उसको दिया गया। वो सारे के सारे आसन मेरे पास है, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था तो अब मिला लोग मुझे। इतने समझदार, इतने सियाने हो गए हैं सर कि हमें मालूम है जानु शेर आसन का मतलब, जानु मतलब घुटना, और घुटने को सिर लगाना, तो जानु शेर हो गया ना। हाँ जी। पाद हस्तासन का मतलब पाद मतलब पैर, और हस्तासन हाथ। हाँ जी। है ना। और उत्तान पादासन मतलब उत्थान मतलब उठाना। हाँ जी। तो उस व्यक्ति ने एक आसन बना दिया, उसका नाम रख दिया, अब उत्तान पाद अंगुष्ठ आसन भी है, एक पाद अंगुष्ठ आसन भी है। अब उसने कुछ ऐसे शब्दों का ही उत्थान शब्द ले लिया, वहां से पाद ले लिया, और यहाँ से उत्थान ले लिया, यहाँ से पाद ले लिया, और वो साइड में बेंड करा दिया उसको, और उसको बोल दिया उत्तान पाद, कुछ साइड को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो आसन। और वो हमारा तो है मैडम, पवित्रा मैडम करती होती है, वो साइड में झुकने वाला आसन जिसमें राइट वाला पैर सीधा रहता है, राइट घुटना। अब उसने क्या किया, राइट घुटने को बेंड करा दिया। हाँ जी। अब पोस्चर तो उसने 19 बनाया, मैं 1900 बना सकता हूँ पोस्चर। सर मैंने एक चीज देखा, उसमें ऐसे आसन है जो जिम्नास्टिक के साथ जुड़ा गया। हाँ,
अब झूलन सर योगासन आसन। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी। जी तो मैम। जैसे ये आसन्स का ये दिखाते हैं कि कॉम्पिटिशन्स में आसनों का कंपटीशन होता है और अपनी बॉडी को पूरी तरह से मोड़ तोड़ देते हैं। तो सर ये तो सर्कस के जैसे वो हो गए एक तरह से कि पूरा सर्कस ही है। हर कोई तो इतना आसन नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है या फिर सर अपनी बॉडी को इतना तोड़ना जरूरी है? सर मैं ये पूछना चाहूंगी। दोनों जरूरी है मैडम। जिनकी बॉडी टूट सकती है ना, जो बंदर हैं, अभी बंदर बैठे हुए थे कंप्यूटर पे, आपने देखा था? वो कंप्यूटर पे ना करें कुछ हरकत तो उनकी बॉडी को तोड़ मरोड़ दो। बाल योगा कहते हैं इसमें, बाल योगा चिकित्सक। सर वो तो बचपन से करते हैं, फिर जिम्नास्टिक भी साथ में, तो तभी इतना हो पाता है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ योगा योगा करें तो इतनी बॉडी इतना फ्लेक्सिबल इतनी तो मतलब कि नहीं हो पाती। किसी की हो जाती है कि भाई बचपन से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और हो गई, बचपन से योगा कर रहा है वो तो इतना हो जाता है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई इतना मुश्किल आसन कर पाए। हाँ, इसीलिए मैडम अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों ने योगा से करोड़ों रुपए कमाने शुरू कर दिए, मालूम है? योगा इंजरी बहुत होती है, सही गाइडेंस के बगैर वेस्टर्न में योगा मींस लाइक। देख लेना मोहन सर नाराज तो नहीं हो रहे? इंश्योरेंस कंपनियां योगा क्लास से पहले $1-1 लाख की इंश्योरेंस करती हैं। करोड़ों का बिजनेस बन गया है ये, इसी वजह से, जो भूमिका मैम ने बताया, इसी वजह से। क्योंकि योग से इंजरी नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति थी। तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ? डज योगा कॉज इंजरी? सर दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सर मैं माफी चाहता हूँ, आपने 4 बजे तक करना था, उसके बाद आपको कहीं जाना था, 4-5 होने वाला है, कोई दिक्कत तो हाँ नहीं? सर, मैं अभी 15 मिनट और वेट कर सकता हूँ सर। सर ऐसे केसेस जो है इंडिया में भी आने लगे हैं, बाहर नहीं, अब तो इंडिया में भी आने लगे हैं ऐसे केसेस। मैडम अभी तो इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ कम है। जब उनको पता लगेगा ना कि यहाँ चोट, अभी एक्चुअली हम लोग क्या कह रहे हैं कि योगा तो हुई इंजरी को भी ठीक कर देता है भाई, इसमें इंजरी हो ही नहीं सकती। अब मेरी बहस हो गई, एक व्यक्ति कहने लगा, NYSF का ऑफिस बेरर था, बोला सर योगा वाले ड्रग्स नहीं लेते। योगा कंपटीशन चल रहा था, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे ने कुछ दवाई ले रखी है। बोला सर योगा में ड्रग्स हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भैया जहां कंपटीशन होता है महाराज, वहां ड्रग्स आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, बार्बिट्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके नर्व्स को शांत कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट कर देते हैं, स्टेरॉइड्स, स्टिमुलेंट्स। जी सर होते हैं सर। एक क्रिकेटर ने भी लिए थे तो उसको निकाल दिया गया था। तो और रिसर्च रनिंग क्वेश्चन वगैरह सर, जो करते हैं एथलीट करते हैं, ये लेते हैं ये लोग भी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ सर? नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग। क्वेश्चन इज, रिसर्च क्वेश्चन इज डोपिंग प्रेवलेंट इन योगा? यस और नो? जब हम किसी से यस और नो में लेते हैं आंसर्स, या हम किसी को किसी सब्जेक्ट विषय को लेने से पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, ये सारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन है सर। नाउ डिड यू गेट द पॉइंट? हाँ, यस सर। मैम डिड यू गेट दैट? यस सर। यस सर। So now you can frame your research question. तो जब हम ऑब्जेक्टिव के अनुसार चलते हैं कि हमारा उद्देश्य, हमारा औचित्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार हम रिसर्च को डिफाइन करते हैं। व्यू पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। तो हम लेते हैं एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी डिफरेंसेस बड़े क्लियर हो जाएंगे आपको। अभी हम 10 मिनट में वाइंड अप करेंगे। ये अच्छी है, मुझे अच्छी बात लग रही है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे लर्निंग और बेटर होती है। तो इसको हम, ये जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है ना, इसको हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड। यस सर। ये भी एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का ही पार्ट है सर। फोकस ग्रुप है, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रुप डिस्कशन अलग होता है। ग्रुप डिस्कशन तो होता है 4 बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, करो डिस्कस। हमारा क्या है? फोकस ग्रुप। वी आर फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, यस सर, कि what is research, how do we carry out research, and what are the different types of research. फोकस ग्रुप डिस्कशन भी एक रिसर्च का मेथड है। अब मैं आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च सर, ध्यान रखिएगा। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं,
यहाँ मैं आपका हार्ट रेट मेजर नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन रेट मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका इंटरेस्ट देख रहा हूँ जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एक और मेथड आ गया यहाँ, ऑब्जर्वेटरी रिसर्च, फोकस ग्रुप रिसर्च, ये सब एक्सप्लोरेटरी के मेथड्स हैं सर। जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं ना। यस सर। राइट, हम पहले प्लान करते हैं फिर एक्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फीडबैक दे देते हैं वापस, यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, आज की क्लास को प्लान किया। एक्शन रिसर्च में हम ऐसा करते हैं, प्लान किया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्ट किया। एक्शन क्या किया, मैंने आपको समझाया, बताया। यस सर। तो ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेक्निक्स है अलग अलग। फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया कि अभी तक आपने ये सब सीखा, रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं आपको एमसीक्यू दे सकता हूं। अभी एमसीक्यू दे दूंगा मैं आपको, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या सीखा। तो वो होता है रिफ्लेक्टिंग अपॉन। ये जो एक्शन रिसर्च है ना, अक्सर हम योगा टीचर अपनी क्लास में करते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ रिसर्च ही है शुरुआत में। लेकिन एक्शन रिसर्च एक्सप्लोरेटरी नहीं होती। एक्शन रिसर्च होती है जब हम इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें चाहिए, कि बच्चा क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई आदमी रेगुलर नहीं आ रहा है, आता है तो वो क्लास को ठीक से करता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, या वो उसको हमेशा ये रहता है कि मैं आगे ही जाके बैठूं अपनी क्लास में, या वो अपना मैट लाना भूल जाता है। ये सारी की सारी एक्शन रिसर्चेज होती है। छोटी छोटी चीजों को जब हम रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम सबसे आगे बिठाते हैं। जनरली अपनी क्लास में हम छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं, पीछे को लंबों को पीछे खड़ा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। और अपनी क्लास के अंदर भी हम एक पर्टिकुलर एंगल पे खड़े होते हैं, ताकि हम सबको एक बारी में देख पाए कि ये सही पोस्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनरली एक योगा टीचर क्या करता है, आसन कराता है, उसके बाद लाइन में मूव करके चेक करता है, कमर सीधी करो, घुटने सीधे करो, ये आपका हाथ ठीक नहीं है, हाथ को मिलाओ, इससे हम करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन एंड करेक्शन करते हैं। तो ये होती है ऑब्जर्वेटरी रिसर्च। अभी भी मैं आपके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन रिसर्च का यूज कर रहा हूँ। एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कहां से शुरू करूं। तो अब मेरा धीरे धीरे फंडा क्लियर होता जा रहा है कि हाँ, दिस इज अ लेवल, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल। तो जब हम लेवल को पता करने की कोशिश करते हैं, जब हम अगले व्यक्ति के नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जब हम टॉपिक को फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। उसी के आधार पर हमारा रिसर्च क्वेश्चन पर बनता है, और हम जब अपनी कमियों को पूरा करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी चल रहा है उसमें मैंने कोई क्वांटिफिकेशन नहीं किया, कोई नंबर नहीं दिया। ये नहीं कहा कि देवेंद्र सर नंबर 1 पे हैं, भूमिका मैम नंबर 2 पे हैं। देवेंद्र सर का इंटरेस्ट अगर मैं चेक करूं, एटीट्यूड चेक करूं, तो वो 10 में से 8 है, भूमिका मैम का 7 है, गीतांजलि गर्ग का 7 है, संगीता गुप्ता का 10 में से 9 है। ऐसा तो नहीं बोला ना, मैंने क्वांटिफाई नहीं किया ना आपको। जब मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वालिटेटिव बात कर रहा हूं, यानी कि आपके एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं, आपके ओपिनियंस देख रहा हूं, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूं, तो ये क्वालिटेटिव हो जाता है। यानी मैं नाप नहीं रहा हूं, मैं मेजर नहीं कर रहा हूं, ना मैं कंपेयर कर रहा हूं, ना मैं आपके आपस में कोरिलेशंस देख रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये सारे जो मेथड्स होते हैं ऑब्जर्वेशन का, एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन का, थिंकिंग का, रीजनिंग का, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव होते हैं। और हमारी जितनी भी एजुकेशन है, टीचिंग है, हमारी सारी योगा क्लासेस ऑब्जर्वेशन रिसर्च पे चलती है। जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो अच्छा योगा टीचर बन जाता है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो सिर्फ ऑब्जर्व कर लिया और उसको छोड़ दिया, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं चलेगा सर, मैंने अभी बोला। हाँ, you have to reflect after observing. You may be a very good observer, sir. मैं इसीलिए मैं आपकी अटेंशन को चेक कर रहा था अभी सर, कि whether you are attentive or not. नहीं, मैं एक बात सुनिए, आपने क्या क्या बोला, पहले प्लान करना है, फिर एक्ट करना है, फिर रिफ्लेक्ट करना है, फिर आखिर में पॉइंट बताया ऑब्जर्वेशन। तो आपने ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्ट है सर, लास्ट में रिफ्लेक्ट है। ऑब्जर्वेशन देन रिफ्लेक्ट, राइट। ओके Sir, we have to connect with students, that will make us good teachers. हाँ, आपने प्लान किया मैम Yes. कि आज मैं तुम्हें सूर्य नमस्कार कराऊंगी, या आज मैं तुमको लेट कर किए जाने वाले आसन कराऊंगी, लेट कर भी ट्विस्टिंग आसना कराऊंगी। प्लान कर लिया, उसके बाद आपने एक्शन किया। आपने देखा कि फॉरवर्ड बेंडिंग करानी है तो बैकवर्ड भी करानी है, लेफ्ट में कराना तो राइट में भी कराना है, साइडवेज कराया तो राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों कवर करना है। तो आपने एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, एक्ट किया, करके दिखाना है कि नहीं, मतलब उससे करवाना। हाँ, ये फिर होता आपने ऑब्जर्व भी किया। आपने ऑब्जर्व भी तो किया ना सर? हाँ, साथ साथ ऑब्जर्व भी चलता रहता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यू मे बी ए वेरी गुड प्लानर,
but you may not be able to execute it well. You may be able to plan well, you may be able to execute it well, but हो सकता है आप ऑब्जर्व ही ना कर पा रहे हो ठीक से। एक आदमी कहता है कि भैया मेरा पेट बहुत मोटा है, मैं अपनी पैरों को अपनी तरफ खींचकर साइड में नहीं बेंड कर सकता। आप कहोगे नहीं हो जाएगा, इधर आ मैं तेरे को कराती हूं, और आपने उसका कंधा पकड़ लिया और उसके पैरों के ऊपर बैठ गए, पता लगा उसका हो तो गया लेकिन उसकी स्पाइन कड़क कड़क कड़क। आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, स्थिर सुखम आसनम का आप प्रिंसिपल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। फिर हो गया, आप क्या वो कहेगा सर आज तो दर्द कर दिया आपने, अरे नहीं नहीं मैडम टेम्परेरी है, घर जाओगे ठीक हो जाएगा। अगले दिन नहीं आएगी वो आपकी क्लास में। सही बात है, बिल्कुल सही। फिर वो डॉक्टर के पास ही जाएगी और डॉक्टर बोलेगा योगा टीचर के पास गई थी, अच्छा गीतांजलि के पास गई होगी, वो ऐसे ही करती है, पहले भी मेरे पास 2-3 पेशेंट आए हैं उसके। तो आपकी क्लास तो मैडम गई। सर ऐसा होता है सर, जैसे कि क्लास करते हैं ना, आज क्लास किया, जैसे मान लीजिए सेंटर पे क्लास के लिए आए, फर्स्ट डे है तो पेन तो होगा, बॉडी थोड़ा रिएक्ट करेगी कि पेन करेंगे, तो 2-3 दिन बाद बोलेंगे नहीं नहीं आई हैव लॉट ऑफ पेन, मैं नहीं आ सकती, मैं ना डॉक्टर के पास चली गई, डॉक्टर ने बोला कि यू हैव टू टेक अ रेस्ट, ऐसे बोला। लेकिन एक बात, अगर पहले ही आप अगर उसको सावधान कर दो कि कोई भी नया चीज आप कर रहे हो काफी दिनों के बाद, तो थोड़ा बहुत पेन करेगा तो घबराना नहीं। पहले अगर वो बोल दिया है, वो तो बता दिया है कि ऐसे नहीं में मतलब पवित्रा मैम यहाँ पर प्रोसीजर में गलती हो गई, मैंने वही बोला आपको कि आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि वो 10 के लिए तो अच्छी थी, लेकिन जो मैडम थी वो थोड़ी कभी भी उन्होंने एक्सरसाइज किया ही नहीं था ना, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत है। तो अगर आप उनको ये कह देती कि मैम ट्विस्टिंग लेट कर नहीं करिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है मैम लेट के आप ट्विस्टिंग कराते हैं ना, वो कौन सा पोस्चर होता है, मरकट आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन होता है, वक्रासन भी है। नहीं अर्ध मत्स्येंद्र तो बैठकर होता है ना सर, मरकट आसन लेट कर मरकट आसन में क्या होता है मैम, हाँ मरकट आसन में क्या होता है कि आपका जो राइट नी है ना, अक्सर हम उसको राइट साइड में जब बेंड करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हाँ जी, ज्यादा वो नीचे की तरफ ज्यादा झुक जाता है और वो वापस लाते समय पेन करता है, या कई बार क्या होता है हमारा कंट्रोल उस पर इसलिए नहीं होता क्योंकि पेट के मसल स्ट्रांग नहीं है ना। उसका रीजन देखिए ना, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, वो कराने वाले की गलती है। या तो उसको प्रॉप यूज करना चाहिए था, या उसको ये कहना चाहिए था मैम इसको करिएगा लेकिन हाथ से पकड़ के और फिर झुकाइएगा धीरे धीरे, और अपने नेक को राइट लेफ्ट साइड में करिएगा ताकि मूवमेंट पे कंट्रोल रहे। You are unique and different. Know your limitation. Don't compare yourself with others. Actually, sir wants to विक्रम सर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी योगा टीचर किसी को भी योगा आसन कराता है तो पहले उसको उसकी बॉडी टाइप, उसकी वो सब स्टडी करनी चाहिए, उसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए मैम, ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना मोड़ पा रहा है। अगर वो व्यक्ति मान लो सिर्फ 20 डिग्री मोड़ पा रहा है, राइट, तो आप 30 डिग्री तक जा सकते हो, आप 45, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री नहीं करा सकते ना जी, नहीं जा सकते। तो यही ऑब्जर्वेशन है पवित्रा मैम कि कहीं ना कहीं उससे ओवरडू हो गया, या तो एंथुसियाज्म में हो गया, या आपके दबाव में, या आपने ऊपर बैठ के दबा दिया। Actually, no, that was not problem. But first time she came after long time योगा क्लास में आए, तो बॉडी तो हल्का तो पेन होता ही है सर, दिस इज नॉर्मल विथ अस आल्सो इट हैपेंस। तो उसको क्या हुआ कि मेरे को दर्द हो गया, सो दैट इज उनके लिए एक बहाना जैसा हो गया कि पेन नहीं सह पा रही है। नहीं एज ए रिसर्चर ना अगेन एज ए रिसर्चर हम ये नहीं बोल सकते, एज ए योगा टीचर भी हमको ये नहीं बोलना है, ऑफलाइन भी नहीं बोलना, ऑनलाइन भी नहीं बोलना है। हाँ, सुनिए पवित्रा मैम, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार ना वो लोग बहाना ढूंढ लेते हैं। अब ये बहाना क्यों ढूंढा उसने, ना करने का बहाना ढूंढा ना, राइट, तो उसका रीजन पेन भी हो सकता है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रिपरेटरी पोस्चर्स कराने हैं ना जी सर, सॉरी फॉर पोस्चर्स कराने हैं ना हमको। हाँ बस मैं फिनिश कर रहा हूँ, हमें प्रिपरेटरी पोस्चर्स भी तो कराने हैं। मरकट आसन से पहले हमें वक्रासन कराना है, और कौन सा होता है प्रिपरेटरी पोस्चर, मत्स्येंद्र आसन कराना है, खड़े होकर कटी चक्रासन हमें कराना चाहिए, कटी चक्रासन कराना है,
ताड़ासन वही होता है। सर सूक्ष्म व्यायाम पहले हमें कराने सूक्ष्म चाहिए। व्यायाम, अ, सूक्ष्म क्रियाएं। हाँ और वो एक तो कराया योगा होगा। नहीं एज ए नहीं, योगा पवित्रा मैम, टीचर सबसे पहले हम नहीं उनकी नहीं, बॉडी को ही रीड करेंगे कि वो कितना कर पा रहे हैं फर्स्ट डे, नहीं, सेकंड डे। पवित्रा मैम की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं बड़ा स्पेसिफिक जी। आ गया हूँ कि पवित्रा मैम ने एक प्रॉब्लम रेज किया, उनकी प्रॉब्लम का समाधान बताइए सर, एक एक करके बताइए, फिर मैं उसको समाप्त करता हूँ। गीतांजलि मैम पहले आप बताइए। सर जैसे उनको पवित्रा जी को नेक में पेन है, तो पहले उसके लिए वो मतलब कि नेक एक्सरसाइज करें। शुरुआत करेंगे षट क्रिया से। षट क्रिया से जैसे कि पहले हाथों को रोटेट करना, उसके बाद एल्बोज को रोटेट करना, उसके बाद शोल्डर को रोटेट करना, उसके बाद धीरे धीरे जो है नेक एक्सरसाइज करना, और नेक एक्सरसाइज करने के बाद जो है उसको फिर जो है कान की एक्सरसाइज करना, बैक की एक्सरसाइज करना, धीरे एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस वे में उसको कराया जाएगा। वेरी नाइस। देवेंद्र नाथ सर। हाँ, दूसरे नंबर है, अभी जैसे आपने बताया जो मर्कटासन की बात अभी स्पेसिफिक कर रहे थे, पहले तो स्टार्टिंग होगा कि ऊपर से नीचे तक हर एक जॉइंट्स को सूक्ष्म व्यायाम से खोला जाए और आखिर में उनको कराया जाए वो कटी चक्रासन। उसके और तारासन तो जरूरी है अगर उनके स्लिप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं है तो, और अगर है तो हाफ तारासन, मतलब पैर ना उठाए सिर्फ हाथ को ही करे। उसके बाद जब लेट के करे तो तब भी कुछ ऐसे आसन किया जाए लाइक पवन मुक्तासन हुआ, या बटरफ्लाई, बैठ के बटरफ्लाई, या लेट के भी बैठ के बटरफ्लाई थोड़ा बहुत करा दिया। तो ये सब हिप जॉइंट्स वगैरह खोलने के बाद ही मर्कटासन कराना चाहिए। और मर्कटासन में मैंने एक चीज देखा है सर, स्टार्टिंग में जब लोगों को मैं कराता हूँ, जब एक तरफ दोनों पैर ले जाते हैं तो दोनों घुटने के बीच में थोड़ा गैपिंग, कम से कम 4 इंच के गैपिंग, 3-4 इंच के गैपिंग होना जरूरी है। अगर उसको वो करने की कोशिश करते, जोड़ने की कोशिश करते, तो उसके नार्व खींचने का खतरा होता है। तो इसलिए ऐसे करना चाहिए। और पैर के ऊपर पैर, टोज के ऊपर टोज प्रॉपर चढ़ा है कि नहीं, हाथ भी प्रॉपर मुट्ठी बंद रखा कि नहीं, हाँ, ये सब तो देखना चाहिए। बजाय नी बेंड करके अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कराने के, हाँ, हम उनको हाथ में नी पकड़ा दें कि पहले आप नी को अच्छे से पकड़ लीजिए और अपने जो कोर मसल है उनको टाइट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप धीरे 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 बेंड करेंगी, हाथ से सपोर्ट देंगी या प्रॉप यूज करेंगे साइड में, तकिया या टेबल या स्टूल, तो आप उनसे पूछिए कि कहां तक पेन हो रहा है, बताइए कितना पेन हो रहा है, अभी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अरे और चले, बस 20 डिग्री से 30 डिग्री एंगल पे आइए, छोड़ दीजिए। सर वो डेंजरस होगा, डोंट माइंड, कुछ माइंड मत करिएगा। नहीं, ट्रीटमेंट की बात नहीं है सर, मैं कह रहा हूं जब शुरुआत करना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो शुरुआत में उनको प्रेपरेटरी पॉस्चर्स, वार्मिंग अप पॉस्चर्स, लॉक खोलने वाले पॉस्चर्स, ट्विस्टिंग पॉस्चर्स ही स्पेसिफिक कराने पड़ेंगे। जनरल तो है, स्पेसिफिक भी तो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एम क्या है पवित्रा मैम, अल्टीमेटली एम ये है कि वो मर्कट आसन को कर पाएंगी तो उनके लॉक अच्छे से खुल जाएंगे। उनको जो बेनिफिट है वो स्टमक का, जितने भी और डिसऑर्डर्स हैं उनके, या कोई और कोई इश्यूज हैं, वो उनके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, पूरा पॉस्चर करवाना है ना। तो ये हमारी एक्शन रिसर्च होती है। अब आपने रिफ्लेक्ट किया, लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, आपने प्लान किया, आपने एक्ट किया, उसके बाद आपने एग्जीक्यूट, एक्शन हुआ, प्लान हुआ, आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन आया, उसके बाद आपने लास्ट में रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट मतलब अब आप बताइए कि क्या होना है, क्या होना चाहिए, यानी करेक्शन। एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें पता लगता है अरे ये तो बिल्कुल गलत था, चलिए नए से शुरू करते हैं। सिलेबस बनाते हैं ना अपन लोग, तो रिफ्लेक्ट करते हैं, पूछते हैं लोगों से, भाई सिलेबस बनाया था, क्लास हुई है योगा की, बताइए आज की क्लास के बारे में आपको क्या लगता है। वो कहते हैं सर ये वाला आसन मत कराया करो, ये ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मान लो मोटे लोगों का ग्रुप है कोई, वो लोग बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको पता लगेगा ना कि भाई ये वाला पोस्चर जो है, या सूर्य नमस्कार को बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं कराना है क्योंकि मोटे लोग हैं, जॉइंट डिसऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल, तो स्लो कराएंगे। और कुछ पोस्चर ऐसे होते हैं सूर्य नमस्कार के जिनको छोड़ना पड़ेगा आपको। यस सर, परफेक्ट। तो वो पोस्चर्स को बीच में स्किप कर देंगे। ये होता है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्ट किया मैंने और फिर मैं अपनी क्लास को दोबारा से मॉडिफाई करूंगी, तब मेरी क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। So this is how action research, this is the procedure of action research. Action research, okay. एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ही क्रोकोडाइल पोज, हम मर्कटासन की बात कर रहे हैं, मैं कभी नहीं कराता, या अगर बॉडी फिट है तभी कराया जाता है।
बाकी जो है धीरे धीरे बाकी सब बॉडी के जब खुल जाए तब मतलब कुछ क्लासेस के बाद मर्कटासन मैंने देखा अच्छा होता है। एग्जैक्टली सर, यानी कि सारे आसन को जैसे कि भुजंग आसन कर लिया, उसके बाद धनुरासन किया, देन बिल्कुल, अगेन बिल्कुल। ये तो उसके बाद जैसे कि एंड लेकिन में धनुरासन भी बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, तो धनुरासन भी बाद में रखा जाता है। सर थोड़ा बहुत तो मतलब वो शुरू में सारा ऊपर तो नहीं उठेगा, लेकिन प्रयास नहीं करेंगे तब कैसे उठाएंगे वो। मैम कुछ लोग ना बैंड भी नहीं कर पाते, अपने पैर होल्ड भी नहीं कर हाँ, पाते। तो मैं लेकिन कहती हूँ ऐसे करके लाइक 70 प्लस की जो भी महिलाएं हैं वो मेरे से आसन कर रहे हैं, शी कुडंट लिफ्ट द थाई अप, अभी उनके थाई उठ रहे हैं, तो शी इम्प्रूव हर सेल्फ। ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके वो तो मतलब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, बॉडी उतना ही अच्छा उनका मतलब अंदर से मसल्स और स्ट्रांग होने लग जाते हैं, फिर वो बॉडी अब आप सही आए रिएक्शन। पवित्रा मैम, यस नाउ यू आर राइट। हाँ अब मैं यहाँ आपको एक बात कहता हूँ कि कोई भी ट्विस्टिंग पोस्चर जिसके अंदर हमारी स्टमक इन्वॉल्व है, हमारे बेली मसल्स इन्वॉल्व है, हमारी पॉन्च इन्वॉल्व है, हमारे एब्डोमिनस इन्वॉल्व है। एब्डोमिनल मसल्स को भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसफर एब्डोमिनस एंड रेक्टस मसल्स। हमारे इन मसल्स को जब तक आप कोर जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक एडवांस पोस्चर में मत जाइए। मरकट आसन इज एन एडवांस पोस्चर। यस परफेक्ट, सही बोला। सर अभी कोर मसल को टाइट करने के लिए बात किया आपने, आई बिलीव इसमें ना बंद हाथ को हम याद करते हैं, मूल बंद और उड़ियान बंद जब लगाते हैं तो उड़ियान बंद से ही हमारा कोर मसल तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन हम बंद कोर मसल जो नहीं करा एब्डोमिनल मसल होता है हाँ वो 3 लेयर्स में होता है मेनली। उसमें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नीचे होता है, रेक्टस एब्डोमिनस ऊपर होता है, उसके बाद ऑब्लिक मसल्स भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर मसल्स की स्टेबिलिटी जो है अगर वो स्टेबल नहीं है तो मरकट आसन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। किसी तरह का साइटिका प्रॉब्लम है, लो लंबैगो है, खासकर L3 L4 में प्रॉब्लम है तो इतनी जल्दी मत कराइए। जब तक कि वो मसल का काम होता है, मूवमेंट भी होता है, स्टेबलाइजर मसल्स भी होते हैं, प्राइम मूवर्स भी होते हैं, सपोर्टिंग मसल्स भी होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ कोर मसल्स पे लेक्चर देने लगूं तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया देता हूं कि ऑब्जर्व करिए कि उस व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को उसी समय पे क्लासरूम सिचुएशन में सॉल्व कर दीजिए, इससे पहले कि वो बाकी लोगों की प्रॉब्लम हो जाए। वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। द एंड। सो दैट्स इट। आज के लिए काफी ज्यादा हो गया, इतना अटेंशन स्पैन लोगों का होता नहीं, बट हम और बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम हर चीज को क्या क्लास अगर सभी को कंफर्टेबल है तो, और आप बाकी सब लोग। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम क्लासेस को थोड़ा जल्दी जल्दी ना करें, मतलब हफ्ते में 1 ही दिन करना काफी है क्या आपके लिए? सर हमारे ना सिर्फ वर्किंग टाइम होता है, फिर बाद में टाइम भी नहीं मिलती है मैनेज कर। हफ्ते में 1 क्लास ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है सर एक्चुअली हमारी क्लासेस होती है ना, तो इसीलिए और मैम के अंडर ट्रेनिंग भी चल रही है और भी कोर्सेज की, तो इसीलिए। ठीक है, नो इश्यूज, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो कौन है? वेदरिचा मैम प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। वेदरिचा मैम, साहिल जी, स्वाति पांडे, ये कुछ बोले ही नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। इज इट ओके? साहिल जी, स्वाति पांडे जी है क्या? कैमरा ऑन करिए अगर कर सकते हैं तो। सर 1 मिनट। मिनट? सर सेकंड, सॉरी। अभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करिए, क्योंकि मेरा दिमाग तो रिसर्च में ही चलता है, हर चीज में रिसर्च में चलता है मेरा दिमाग। एक बात, साहिल जी तो चले गए, नाराज हो गए। जो कागज ये क्या उसको थोड़ा ग्रुप में शेयर कर देंगे सर? स्टडी मटेरियल? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। पिछले दिन का भी और आज के दिन का भी। हाँ। नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा,
मतलब मेरा ये कहना, वो फोटो उसका क्लिक करके ना वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको अभी व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल साथ साथ आपको मिलता रहेगा। नो सर इश्यूज। मुझे एक्चुअली कुछ पूछना है, दिस नॉट रिलेटेड टू बट मुझे लगा यू आर द राइट पर्सन। मैं उपनिषद पढ़ती हूँ तो उसमें एक छांदोग्य उपनिषद पढ़ रही हूँ मैं। तो छांदोग्य उपनिषद में काफी कुछ है, लेकिन ये कहता है जो हम मेडिकल से कोरिलेट कर सकते हैं, उसमें जो हृदय है उसकी नाड़ी 101 बताई गई है। क्या 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 दोबारा बताइए। नाड़ी एस्पेक्ट, नाड़ी एस्पेक्ट से जो हृदय है, हृदय की नाड़ी 101 बताई गई है, वो पूरा प्रूफ उसमें दिखाया गया है। तो जो छांदोग्य उपनिषद में जो सही लिखा है या क्या लिखा है, उसके लिए मैं कैसे जान सकती हूँ हृदय में कितनी नाड़ियां हैं? रिसर्चेस करनी पड़ेंगी आपको। और हम लोग जो काम करते हैं, हम करते हैं जो नर्व पे जब हम काम करते हैं तो क्या कहते हैं, वो जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना, क्रेनियल नर्व्स पे हम लोग काम करते हैं, योगा टीचर्स। नहीं सर, ये तो जस्ट क्यूरियोसिटी है, लेकिन मुझे जानना है कि लाइक जो मैं पढ़ रही हूँ कि रियल में इतना है क्या जो उपनिषद में लिखा हुआ, तो बहुत सारी डिटेल है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मिल जाएगी। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप नाड़ी पे काम करना चाहते हैं तो हम लोग काम करते हैं नर्व, नाड़ी मतलब नर्व, हम लोग काम करते हैं वेगल टोन पे, वेगस नर्व पे। यू अंडरस्टैंड वेगस नर्व? यस सर, 10th क्रेनियल नर्व को वेगस नर्व बोला जाता है। 10th क्रेनियल नर्व है हमारी। हम वेगल टोन पे काम करते हैं। योग का संबंध, नेचुरोपैथी का संबंध, व्यायाम का संबंध वेगल टोन से रहता है। नर्व्स बहुत सारी हैं, देखिए बहुत सारी नर्व्स की, बहुत सारे मंत्रों की और बहुत सारी चीजों का ना सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, ओनली स्पिरिचुअल। क्योंकि आप उसको ना सीधे सीधे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। साइंस जिस चीज को आइडेंटिफाई करती है ना, देखिए रिसर्च मतलब साइंस। रिसर्च क्या करती है, रिसर्च ने अभी तक बताया कि वेगल टोन होती है, वेगस नर्व होती है, जो हमारे जो है ना बैक ऑफ द सेरेबेलम से वाइटल पार्ट्स को टच करती हुई स्टमक तक ही जाती है, लोअर यानी वो गट तक जाती है हमारे, और सारे पैनक्रियाज, लिवर, हार्ट, गॉल ब्लैडर, इन सबको टच करती जाती है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया गया है थ्रू स्कैन्स कि जब हम योगा करते हैं तो हमारी वेगल टोन एक्टिवेट होती है। वेगल टोन एक्टिवेट होती है तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। जितना हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ेगी उतने बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, ये कंसेप्ट है। तो जो बैड हार्मोन्स है वो बॉडी से गायब हो जाएंगे, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये रिलीज होने लगता है। तो हमारा काम स्पिरिचुअल रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल जो आपने अभी जिन उपनिषद का नाम बताया उसमें उसका मेंशन किया जाएगा, लेकिन उसमें ये देखिए कि वेगस नर्व का जिक्र है कहीं? पक्का नाड़ियों का अगर जिक्र है तो वेगस नर्व का जरूर जिक्र होगा। सर उसमें नाड़ियों पे और नाड़ियों के कलर भी बताया गया। उसमें जो एक नाड़ी है सबसे मेन नाड़ी है, मूर्धा तक जाती है, उसमें लिखा हुआ है। मतलब मैंने ये एक श्लोक के बारे में बताया, काफी सारे श्लोक हैं रिलेटेड है जो उससे। तो मैं आपको हुआ तो मैं कोशिश करके मैं आपको फोटो क्लिक करके भेजती हूँ मेरे पास। अच्छा एक बार सुनिए संगीता जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? जी श्योर। ये अमृता भारती, डॉक्टर अमृता भारती जी के कोई किताब है जो नारी के ऊपर रिसर्च किया हुआ है उन्होंने, वो इनको काफी हेल्प करेगा। किसी भी उपनिषद से लिखा हुआ है, कोई भी नारी के बारे में बताया गया हो, वो एक पर्टिकुलर किताब है, डॉक्टर अमृता भारती, जो कि CCRYN का से पब्लिश हुआ है। तो ये उनको काफी जानकारी। जी स्वाति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया। थैंक यू देवेंद्र जी। ठीक है थैंक यू सर। जी स्वाति मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? ओके ठीक है जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, सो मच सर।